नमस्कार साथियों, मैं मनीष पाल आप सभी का आज की क्लास में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की तैयारी काफी बेहतरीन चल रही होगी। हम लोग कर रहे हैं कक्षा 9 की वन शॉट की सीरीज और वन शॉट की सीरीज में आज हम लोग करने जा रहे हैं राजनीति विज्ञान का अध्याय 4 संस्थाओं का कामकाज, वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, और आज उसका है वन शॉट। हमारे कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, कौन कौन सी संस्था है, वो किस प्रकार से काम करती है, उनका पूरा विस्तार से और विस्तृत में हम लोगों ने एक एक लेक्चर बना करके उनके बारे में पढ़ रखा है। अगर किसी को भी बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना हो तो वो लेक्चर्स यूट्यूब पर और एप्लीकेशन दोनों जगह अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं। परंतु ये जो वन शॉट है, आने वाला 1 से 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आप लोगों को क्लियर कर दिया जाएगा, आपके दिमाग में एंटर करवा दिया जाएगा। और जब दिमाग में ये चैप्टर एंटर हो जाएगा तो आपके पास 0% डाउट और 100% मार्क्स रहेंगे। पर चलिए आज के वन शॉट में पढ़ना क्या है पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहली बात, प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे किए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि भारत में कुछ फैसले होते हैं, ये अब से ऐसा होगा, अब से ऐसा होगा। तो ये फैसले करता कौन है, किसके पास ये पावर है। राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्या है, तो जो हम अभी संस्थाएं पढ़ेंगे उन संस्थाओं की आवश्यकता क्या है, हमें संसद की आवश्यकता क्यों है। ठीक है कि हम संसद के बारे में सुनते हैं, हमें संसद की क्यों आवश्यकता है। और आपने सुना संसद नई भी हुई बन चुकी है। 28 मई 2023 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भारत की नई संसद है उसका उद्घाटन कर दिया था, उसकी शुरुआत कर दी थी। फिर हम बात करेंगे कार्यपालिका की, फिर हम बात करेंगे न्यायपालिका की, और इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की लेक्चर को। प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे किए जाते हैं, इसको जो आपको बुक में समझाया गया है वो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है। ठीक है, और एग्जाम्पल जो लिया गया है वो लिया गया है एग्जाम्पल ओबीसी आरक्षण का, या जिसे हम लोग ओबीसी रिजर्वेशन कहते हैं। अब क्या है ये सिस्टम, इसको समझिएगा। आप सभी अच्छे से जानते हैं कि भारत में एक बहुत बुरी सामाजिक व्यवस्था रही जिसका नाम जाति व्यवस्था था। जाति के आधार पर भेदभाव, जाति के आधार पर शोषण वाली व्यवस्था भारत में रही, जिसमें उसका पहला जो रूप था, स्टार्टिंग था, वो वर्ण व्यवस्था थी कि वह सबसे ऊपर ब्राह्मण, जिनका काम पढ़ाना होगा, पढ़ना होगा, पूजा पाठ कराना होगा। उसके बाद दूसरे स्थान पर आएंगे क्षत्रिय, जिनका काम देश की रक्षा करना होगा। फिर तीसरे स्थान पर वैश्य आएंगे, जिनका काम व्यापार करना है। और फिर फोर्थ रैंक पे जो आएंगे वो है शूद्र, जो कि इन तीनों वर्गों की सर्विसेज करेंगे, इन तीनों वर्गों को सर्विसेज देंगे। इन तीनों के अलावा जो भी काम बाकी रह गया है वो शूद्रों में आ जाता है। शूद्रों को कहा जाता है पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था और उनके साथ एट्रोसिटीज या अत्याचार, शोषण हुआ करता था। इन शूद्रों में एक ऐसा वर्ग था जिन्हें हम अछूत कहते हैं या अनटचेबल्स कहते हैं। ठीक है, तो शूद्र में एक ऐसा वर्ग है जो क्या है कि जनरली जो अपर कास्ट के लोग हैं, जो ये तीनों ऊपर के वर्ण हैं, इनके घरों में जाकर के काम करते थे और करते थे, उनके साथ अनटचेबिलिटी वाला व्यवहार नहीं था, अछूत वाला जो व्यवहार है वो नहीं था। पर बाकी हम ये देखते हैं कि जो बाकी एक ऐसा वर्ग है जो कि घरों में एंट्री नहीं कर सकता, या बाकी जैसे जो दूसरे कार्य होते हैं, सफाई का कार्य हो गया है, ठीक है, जूते बनाने का कार्य हो गया, ये जो हो गया ये अनटचेबल कम्युनिटी में माने गए, जिनको मतलब छूने से भी लगता था कि नहीं साहब हम अपवित्र हो जाएंगे। ये व्यवस्था चलती आ रही थी। फिर अंग्रेजों का राज भारत में आया, और जब अंग्रेजों का राज भारत में आया तो धीरे धीरे भारतीयों को ये महसूस हुआ कि नहीं साहब हमें यूनाइट होना जरूरी है, हमें एक होना जरूरी है, हम सबको एक होना होगा, हमें जाति भुलानी पड़ेगी, हमें हमारा धर्म बुलाना पड़ेगा, और हम सबको एक साथ एक होकर के ही हम अंग्रेजों को भगा सकते हैं। इसलिए यूनिटी की बात हुई। और जब यूनिटी की बात हुई तो ये सवाल उठा कि जब हम आज़ाद हो जाएंगे तो फिर ये जो वर्ग है इनके साथ कैसा व्यवहार होगा। तो ये विश्वास दिलाया गया कि जिस दिन हम आज़ाद हो जाएंगे उन वर्गों के साथ अच्छा व्यवहार होगा, इनको समानता के अधिकार दिए जाएंगे। फिर भारत का संविधान बना, और जब संविधान बना तो एक व्यवस्था करी गई जिसको आरक्षण कहा जाता है या रिजर्वेशन कहा जाता है। अब जो वर्ग है, सबसे पहले हम बात करते हैं शेड्यूल कास्ट या अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति वह वर्ग है जो कि पहले के समय में अनटचेबल से अछूत जिन्हें कहा जाता था, उस जाति के लोग आज शेड्यूल कास्ट में है। दूसरा है फिर शेड्यूल ट्राइब्स या अनुसूचित जनजाति। ये इस व्यवस्था में नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाली व्यवस्था में नहीं है। अनुसूचित जनजाति में आदिवासी समुदाय लोग हैं जो कि पहले जंगलों में रहा करते थे, फिर उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उनको स्ट्रीम में लिया गया। और फिर तीसरे हैं ओबीसी के। ओबीसी कैटेगरी में वह लोग हैं जो शूद्र कम्युनिटी का पार्ट है परंतु टचेबल्स थे, अछूत नहीं थे। और फिर एक फाइनली कम्युनिटी बच जाती है जनरल, जिसमें ओवरऑल जो भी बाकी रह जाते हैं वो जनरल कम्युनिटी में आ जाते हैं। ये पूरा सिस्टम था। जब देश का संविधान बनकर के लागू हुआ, तैयार हुआ, उसमें एससी और एसटी को रिजर्वेशन दिया गया। रिजर्वेशन या आरक्षण का अर्थ यह था कि इस पर्टिकुलर सीट पर इसी कम्युनिटी का व्यक्ति इलेक्ट होकर के आएगा, इसी कम्युनिटी का व्यक्ति है उसको चुना जाएगा। 15% आरक्षण एससी कम्युनिटी को और 7% आरक्षण एसटी कम्युनिटी को, अनुसूचित जाति और जनजाति को दिया गया। कहां कहां दिया गया? देश की लोकसभा में, राज्यों की विधानसभाओं में, शिक्षा में और नौकरियों में 4 जगह पर आरक्षण की व्यवस्था करी गई।
अब ये व्यवस्था शुरुआत हो गई थी, ठीक है, और 1950 से चलती हुई आ रही थी। धीरे धीरे 1970 के दौर तक आते आते ये महसूस हुआ कि जो ओबीसी कम्युनिटी है या अदर बैकवर्ड कास्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, वो भी तो पिछड़ा हुआ वर्ग है, वो भी शूद्र कम्युनिटी में रहा है, उनको भी पढ़ने का अधिकार नहीं थे, वो भी पिछड़े हुए रहे, तो कहीं ना कहीं उनको भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। रिजर्वेशन जैसी व्यवस्था अन्य देशों में भी है, अलग रूप में है, अलग अलग नाम से, अफर्मेटिव एक्शन के नाम से है। आप गूगल पे पढ़ सकते हैं, क्लास 11th में आएंगे तो जब इस पर और भी डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहां पर हम सिर्फ इस टॉपिक को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि फैसले लिए कैसे जाते हैं। तो अब सबसे पहले सरकार ने क्या करा, जब डिमांड उठी तो सरकार ने 1979 में एक पिछड़ा आयोग बनाया, दूसरा पिछड़ा आयोग था ये, और ये आयोग बनाया और इस आयोग का जो अध्यक्ष बनाया गया वो बीपी मंडल को बनाया गया। किसको बनाया गया? बीपी मंडल को बनाया गया। इसलिए इस आयोग को क्या कहा जाता है? मंडल आयोग कहा जाता है। इस आयोग को काम क्या सौंपा गया था? इस आयोग को यह काम सौंपा गया था कि जो ओबीसी कैटेगरी की कम्युनिटीज है या जिनको दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है, जिन्हें SEBC कहा गया है। SEBC का मतलब क्या है? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कास्ट, सामाजिक और शैक्षिक आधार पर जो पिछड़े वर्ग हैं उनकी बात यहाँ पर करी गई है। तो ये जो SEBC या ओबीसी जिन्हें हम आम भाषा में कहते हैं, इस कम्युनिटी के जो लोग हैं इनका सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर चेक करिए कि क्या सच में ये आज भी पिछड़े हैं, क्या इनकी आजादी के बाद कोई ग्रोथ हुई है या नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो क्या हमें आरक्षण का प्रावधान इनके लिए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या इनका प्रतिनिधित्व बढ़ाना जरूरी है, इनकी स्थिति सुधरी है या नहीं सुधरी, और सुधारने के लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए। तो ये सारा काम इस मंडल आयोग को सौंपा गया। मंडल आयोग ने 1980 में आकर के अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। सरकार को रिपोर्ट सौंप दी। अब सवाल यह आता है कि सरकार को रिपोर्ट सौंपने के बाद मंडल आयोग ने क्या कहा, मंडल आयोग की रिपोर्ट में क्या लिखा गया, मंडल आयोग ने इस पूरे साल भर में फिर क्या नतीजे निकाले और क्या सरकार को सौंपा वो देखिए। प्रतिवेदन का मतलब रिपोर्ट ही होता है। तो मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? 1980 में सौंपी। और इन्होंने ये बात कही कि जो ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं उनको देश में 27% आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। कहां कहां पर होनी चाहिए? सिर्फ शिक्षा में, मतलब अगर किसी कॉलेज में वहां पर, और नौकरियों में। यहां दो जगह, लोकसभा में और विधानसभाओं की नहीं गई है, शिक्षा में और नौकरी में 27% रिजर्वेशन की बात कही गई। 27% ही क्यों भाई? जब SC को 15, ST को 7, तो 27% क्यों? तो कहा गया कि ओबीसी कैटेगरी के जो लोग हैं उनकी जनसंख्या भारत में सबसे ज्यादा है और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 27% रिजर्वेशन उनको देना चाहिए। ये बात कही गई। कुछ समय तक चलता रहा, सरकारों के बीच में हलचल रही, देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ठीक है ना, और कितना दे कितना नहीं दे, ऐसे करते करते 1989 तक का टाइम आ गया। मतलब 9 साल इस चीज को लेकर के निकल गए कि भाई हमें देना है या नहीं देना। देखो 1979 में आयोग बनाया गया, 1980 में उसकी रिपोर्ट सौंपी गई, 1980 तक यूं ही बातचीत चलती रही। पर 1989 का समय था चुनावों का समय, और चुनावों के समय में जनता दल ने यह घोषणा कर दी अपने मैनिफेस्टो में, अपने पत्र में यह कह दिया चुनावों से पहले कि अगर इस बार जनता दल की सरकार आ गई तो ओबीसी के लिए 27% का जो मंडल आयोग की सिफारिशें हैं उसको लागू करेगी। मंडल आयोग की सिफारिशें लागू कर दी जाएगी जैसे ही जनता दल की सरकार बन जाती है, और जनता दल की सरकार बन गई। जनता दल की सरकार बनी और वीपी सिंह जी बने भारत के माननीय प्रधानमंत्री। वीपी सिंह जी ने प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहला कदम ही उठाया कि साहब अब समय आ गया है कि ओबीसी का आरक्षण दिया जाए। तो सरकार का गठन हो चुका है, सरकार बन चुकी है, और अब ओबीसी का आरक्षण लागू करने की बात है। तो उन्होंने 6 अगस्त 1990 को डिपार्टमेंट में सारी जगह बात कर करके अपने से उन्होंने आरक्षण लागू करवाने की बात कर दी। फिर लोकसभा से, राज्यसभा से पास होता है, लोकसभा में बिल आता है, लोकसभा में बहुमत मिल जाता है, मतलब 50% ज्यादा लोग हाँ कह देते हैं कि हाँ दीजिए ओबीसी को रिजर्वेशन। राज्यसभा में भी ये सीन हुआ, राष्ट्रपति जी ने भी साइन कर दिए और वो देश के लिए लागू हो गया। और उसके तहत ये कहा गया कि 27% जो रिजर्वेशन है वो ओबीसी को मिलेगा। अब जो व्यवस्थाएं थी वो ये थी कि भाई 15% जो है वो SC को, और 7.5% जो है ST को, और 27% जो है ओबीसी को। टोटल मिलाकर करके देखेंगे तो आरक्षण की जो सीमा हो गई 49.5% हो गई, 49.5% जो है रिजर्वेशन हो गया। मतलब अगर 100 जॉब होगी, अगर 100 जॉब है तो 100 में से 49 जॉब इस हिसाब से देनी पड़ेगी। 49 जॉब पर ये विशेष जो कैटेगरी के लोग हैं उन्हीं को ही बिठाना है। बाकी जो 50.5% जॉब है वो कोई भी ओपन कर सकता है, इसमें जनरल कम्युनिटी के जो लोग हैं वो। अब यहाँ पर देखिए शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन मिल चुका था, शेड्यूल ट्राइब्स को मिल चुका था, ओबीसी को मिल चुका था। तो अब जो है एक वर्ग है, सामान्य वर्ग जिसे कहा गया है, जनरल कम्युनिटी जिसे कही गई, वो इसके विरोध में आ जाता है। वो कहता है कि ये गलत है।
अब यहाँ पर जनरल कम्युनिटी का ये एक तर्क दिया जाता है कि एक तो इससे क्या होगा, जो मेरिट है या जो योग्यता है उसका हनन होगा, योग्यता का दमन हो जाएगा कि एक सिर्फ हम कास्ट के आधार पर हम किसी को बिठा दें तो शायद गलत है, तो योग्यता का। दूसरा बोला इससे जातिवाद बढ़ेगा, इससे कास्टिज्म बढ़ेगा। अब जो वर्ग है, जो SC ST OBC के वर्ग हैं जो कि इसके पक्ष में थे, तो उन्होंने इस पर क्या कहा, उन्होंने कहा कि हजारों सालों तक हमारे साथ शोषण हुआ, तब कास्टिज्म याद क्यों नहीं है, तब कास्ट की बात क्यों नहीं है, तब क्यों कास्ट का जो है सर्वोच्च स्थान लेकर के चला जा रहा था, नहीं साहब हम इस वर्ण के हैं या इस जाति के हैं। दूसरी बात कि प्रतिनिधित्व होना जरूरी है, हमारा रिप्रेजेंटेटिव होना जरूरी है। अगर हम लोगों को हमारा प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, अगर हम लोकसभाओं में, राज्यसभाओं में, विधानसभाओं में नहीं बैठेंगे, अगर हमें अच्छी नौकरियां नहीं मिलेगी, अगर हमें अच्छे शिक्षा के अवसर नहीं मिलेंगे, तो किस प्रकार से हम हमारा विकास कर पाएंगे, किस प्रकार से हम हमारी जो समस्याएं हैं उनको उठा पाएंगे। और ये तो वादा हुआ था कि देश की आजादी के बाद सबके साथ बेहतर विकास किया जाएगा और जो वर्ग पिछड़ चुके हैं उनके साथ तो विशेष ध्यान देकर के विकास करा जाएगा। तो ये बात हुई और दिल्ली में उस समय कहा जाता है बहुत भयंकर हिंसा हुई मंडल आयोग के नाम को लेकर करके, ठीक है। जो जनरल कम्युनिटी है वो कहती है नहीं साहब ये जो फैसला है सरकार को वापस लेना चाहिए, और जो बाकी जो बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं तीनों वो ये कहती है नहीं साहब लागू होना ही चाहिए। अब जब भी कहीं मामला फंस जाता है तो फिर मामले में याद आती है सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, न्यायपालिका। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और सुप्रीम कोर्ट में जो मामला गया वो केस था इंदिरा साहनी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। इंदिरा साहनी वकील है, इंदिरा साहनी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का केस गया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस चीज के पक्ष में, भारत सरकार किस चीज के पक्ष में कि हाँ आरक्षण देना है, 27% ओबीसी को रिजर्वेशन देना जरूरी है। और यहाँ पे ये हुआ कि नहीं साहब नहीं ये तो गलत चीज है। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की बातें सुनी और सुप्रीम कोर्ट ने ये घोषित कर दिया कि साहब बिल्कुल सही डिसीजन है सरकार का, और भारत की संसद ने जो निर्णय लिया है आरक्षण देने का ओबीसी को वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई गलत बात नहीं, कोई दोहराई वाली बात नहीं है, और ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना ही मिलना चाहिए। परंतु एक छोटा सा ट्विस्ट जोड़ दिया, और ट्विस्ट वो ये जोड़ा गया कि जो लोग आर्थिक रूप से संपन्न हैं, जिनके आर्थिक हालात ठीक है, उनको ओबीसी कैटेगरी में रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। तो एक बैरियर, एक रोक लगा दी गई। आज के मौजूदा समय में जिस भी परिवार की 8 लाख पूरे साल की इनकम है, उनके बच्चों को आरक्षण की सुविधा नहीं मिलेगी, उनको ओपन फाइट करना पड़ेगा, मतलब एज ए जनरल कम्युनिटी के तहत उनको फाइट करना पड़ेगा। ये यहाँ पे रोक लगा दी गई। तो मतलब आर्थिक रूप से एक सुप्रीम कोर्ट ने बैरियर लगा दिया। ये जो डिसीजन आया था ये 8 सितंबर 1993 में आया, और उस दिन से ओबीसी के लिए यही व्यवस्था चल रही। उस समय ये जो 8 लाख है ये कम था, ठीक है, और अब 8 लाख आज है, और अब सरकार इसको 10 से 12 लाख करने की बात कर रही है, ठीक है। और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है, हिंसा देश में से रुक जाती है और सभी जो वर्गीय बोला ठीक है इट्स ओके, हम इस पे खुश हैं। तो 8 लाख का आज के समय में समय सीमा लगा करके 27% जो रिजर्वेशन है वो। एक बात यहाँ पर और आती है कोर्ट के द्वारा, ये कहा गया कि सरकार आरक्षण की जो सीमा है वो 50% से ज्यादा कभी नहीं लेकर के जाएगी, 50% से ज्यादा सरकार कभी भी रिजर्वेशन नहीं करेगी। तो इस बात को माना गया, परंतु 2020 के जनवरी में आकर करके 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस को दिया गया। ईडब्ल्यूएस कौन है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है। सामान्य वर्ग में या जनरल कैटेगरी में जो ऐसे वर्ग हैं जो कि आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनको भी 10% आरक्षण की व्यवस्था करी गई। तो अगर आज मौजूदा तौर पर हम देखें, सामाजिक रूप में अगर आरक्षण देखते हैं तो 49.5 है, और अगर पूरा सामाजिक और आर्थिक दोनों मिलाकर के देखें तो 50.5% आज आरक्षण की सीमा 59.5 हो चुकी है, मतलब 60% तक का रिजर्वेशन पहुंच चुका है। ओके, तो अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मुद्दा ओबीसी रिजर्वेशन का डिस्कस करना नहीं है, मुद्दा यहाँ पर कास्ट सिस्टम को डिस्कस करना नहीं है। मुद्दा यहाँ पर यह था कि नीतिगत फैसले हुए तो हुए कैसे। यहाँ पर पहले आयोग बनाया, किसने बनाया? सरकार ने आयोग बनाया, ठीक है। उस आयोग प्रतिवेदन जो रिपोर्ट आई उस पर चर्चा किसने करी? सरकार ने करी। कानून बना करके उसको लागू किसने करा? संसद ने लागू करा। और जब मामला कहीं फंस गया तो उस पर जो फाइनल डिसीजन दिया वो किसने दिया? सुप्रीम कोर्ट ने दिया। तो हमारे यहाँ पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों का एक फैसले में हमें देखने को मिला। यही बात अब हम आने पूरे चैप्टर में समझेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। निर्णय करने वाले राष्ट्रपति राष्ट्र अध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। देखिए बच्चों,
किसी भी देश में दो प्रकार की व्यवस्था होती है। एक होता है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन में राष्ट्रपति सर्वोपरि होता है, सबसे ऊपर राष्ट्रपति, जैसा कि अमेरिका में चलता है। दूसरा होता है संसदीय व्यवस्था होती है। संसदीय व्यवस्था में संसद सबसे ऊपर है, परंतु वहां पर दो पद होते हैं। एक पद होता है राष्ट्र अध्यक्ष का, राष्ट्र अध्यक्ष जो कि देश का अध्यक्ष है। सबसे बड़ी जो पोस्ट है देश में वो कौन होगी? राष्ट्र अध्यक्ष होगी। तो हमारे देश में क्या है? संसदीय व्यवस्था है, और यहाँ पे जो राष्ट्र अध्यक्ष है वो कौन है? राष्ट्रपति जी हैं। परंतु एक होता है सरकार का मुखिया होता है, ये देश के मुखिया है, और एक है सरकार का मुखिया। हमारे सरकार का मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। तो संसदीय व्यवस्था जहां जहां पर होती है वहां पर दो पद होते हैं, एक राष्ट्र अध्यक्ष जो देश के मुखिया होंगे, और एक सरकार के मुखिया। देश के मुखिया हमारे देश में राष्ट्रपति जी है, और कुछ कुछ जगह पे क्या होता है? राजा या रानी होते हैं, जैसे कि ब्रिटेन में है। ब्रिटेन में राजा रानी है और फिर प्रधानमंत्री है। परंतु जहां जहां पर संसदीय व्यवस्था होती है, जहां पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दोनों होते हैं, वहां पर राष्ट्रपति सबसे ऊपर तो है, परंतु उसके पास जो पावर है, शक्तियां है, वो नाम मात्र की शक्ति है। वो सिर्फ नाम मात्र में सबसे बड़े हैं। उनको सारे काम प्रधानमंत्री और उनके मंत्री जी से एडवाइस पर ही उनको करने होते हैं। ये बंधन में वो रहते हैं कि साहब उनको अपनी मर्जी से काम नहीं करना, पर वो सबसे बड़ी पोस्ट उन्हीं की है। तो राष्ट्रपति राष्ट्र अध्यक्ष होता है, और औपचारिक रूप से अगर एक फॉर्मेलिटी के रूप में देखें तो सबसे बड़ा अधिकारी अगर देश का कोई है तो वो राष्ट्रपति ही है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, और दरअसल सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है। तो प्रधानमंत्री कौन है? सरकार का प्रमुख होता है, ठीक है। जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा वो प्रधानमंत्री होगा, और ज्यादातर जो अधिकतर जो फैसले लेने का काम करता है, जो डिसीजन लेने का काम करता है, वो प्रधानमंत्री ही करता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्री को नियुक्त करता है। और देखिए अब राष्ट्रपति जी क्या करेंगे? प्रधानमंत्री को भी नियुक्त राष्ट्रपति जी करेंगे, पर अपनी मर्जी से नहीं, ठीक है। वो अभी कैसे होगा वो आगे बताऊंगा। और फिर प्रधानमंत्री जब बन जाते हैं तो वो अपने मंत्री तय करता है, ठीक है भाई, मैं इसको मंत्री बनाऊंगा, इसको बनाना है, इसको बनाना है, इसको बनाना है। फिर इन सबको शपथ दिलाने का काम किसका है? राष्ट्रपति जी का है। राष्ट्रपति जी अपनी मर्जी से नहीं बोलेंगे इसको मत बना, ये बेकार आदमी, इसको बना, इसको खड़ा कर, ये बन सकता है मंत्री। ऐसा नहीं है। जिनका नाम प्रधानमंत्री जिनको सौंपेंगे उन्हीं को उनको शपथ दिलानी पड़ेगी। इनसे बनने वाले मंत्रिमंडल की बैठक में ही राजकाज से जुड़े अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। अब क्या है, जब प्रधानमंत्री बन जाता है और उनके मंत्री बन जाते हैं तो इस पूरे सब प्रधानमंत्री और मंत्री को मिलकर के हम लोग क्या कहते हैं? उनका मंत्रिमंडल है, ठीक है। प्रधानमंत्री जी का मंत्रिमंडल है। मंत्रिमंडल में भी अभी देखेंगे 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, तो वो पूरा मंत्रिमंडल है। जब उनकी बैठकें होती हैं, उनकी मीटिंग होती है, उन्हीं में डिसीजन लिया जाता है कि अब हमें क्या करना है, अब हमें देश के लिए अगला जो डिसीजन है वो अगला डिसीजन कौन सा लेना है। ओके, ये जैसे मैंने तस्वीर दिखाई है प्रधानमंत्री जी की, और जो सांसद लोग बैठे हुए उनकी। संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। देखिए अब जो हमारे देश की संसद है उसमें 2 सदन है। 2 सदन कौन कौन से हैं? एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा, और फिर राष्ट्रपति साहब। देखिए इन्होंने क्या बोला? संसद में 2 सदन होते हैं। सदन का मतलब होता है बेटा हाउस। हाउस 2 है, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा। 2 हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा। परंतु अगर कोई पूछ ले संसद के कितने अंग है भारत में, तो अंग 3 है बेटा। अंग कितने हैं? 3 है। कितने भाग है? 3 भाग है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति जी मिलकर के ही पूरा संसद बनता है। ऐसा नहीं कह सकते कि लोकसभा राज्यसभा संसद है, नहीं, राष्ट्रपति जी होंगे तभी संसद होगा। परंतु सदन कितने हैं, हाउस कितने हैं? 2 ही हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ओके, तो सदन 2 हैं और संसद के अंग हमारे 3 होते हैं। प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्यों का बहुमत का समर्थन हासिल होना जरूरी है। तो प्रधानमंत्री जी को लोकसभा के जो सदस्य उनका बहुमत हासिल होना जरूरी है। अब इसका अर्थ क्या हुआ भाई? जैसे हमारे लोकसभा में टोटल कितनी सीटें हैं? 545, ठीक है। 545 में से 2 एंग्लो इंडियन है। एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? ऐसे लोग हैं, ऐसे यूरोपियंस हैं जो भारत में आए और भारत की महिलाओं से उन्होंने शादी कर ली, और जो उनके बच्चे हैं वो एंग्लो इंडियन कहलाएंगे। तो भारत के संविधान ने ये प्रावधान करा था कि 2 सीटें लोकसभा में एंग्लो इंडियन के लिए होंगी, और जिनको डायरेक्टली राष्ट्रपति जी अपॉइंट करेंगे। जो बड़ी ख्याति होंगे एंग्लो इंडियन में से उनको क्या है, राष्ट्रपति जी अपॉइंट कर देंगे। परंतु ये व्यवस्था अब 2020 में हटा दी गई थी, परंतु अब 2024 के चुनाव में हमें पता चलेगा कि इन 2 सीटों का क्या होता है। तो बाकी कितनी बची सीटें हैं? 543 सीटें। अब 543 सीटों का मतलब ये हो गया कि जो हमारा पूरा कंट्री है, जो हमारा पूरा देश है, उसको छोटे छोटे 543 भागों में बांट दिया जाएगा, और हर जगह से क्या होगा, लोग वोट करेंगे, और हर जगह से एक व्यक्ति चुन करके आएगा। मतलब टोटल 543 लोग चुन करके आएंगे। अब हर जगह बीजेपी भी अपने कैंडिडेट खड़ा करेगी, कांग्रेस भी, आम आदमी पार्टी भी, अलग अलग पार्टी अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी। अगर किसी पार्टी को सरकार बनानी है, सरकार का मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री आपका हो, मुख्य और जो मंत्री हैं वो आपके हो, प्रधानमंत्री और मंत्री आपके हो, उसको हम सरकार कहते हैं। सरकार बनाने के लिए कहा गया कि जो इसका 50% है, 543 50% +1,
तो ये लगभग 272 या 273 आता है। 273 लोग जो हो ना, कम से कम 273 लोग क्या हो, एक ही पार्टी के जीत करके आए, एक ही पार्टी के 273 लोग जीत करके आएंगे तो उस पार्टी की क्या हो जाएगी, सरकार बन जाएगी। जैसे 2019 में बीजेपी को 303 सीटें मिली, मतलब बीजेपी के जो 303 लोग हैं वो जीत करके आए। जहां 543 में जहां खड़ा करा वहां पर 303 लोग जो हैं वो बीजेपी के जीत करके आए। तो अब किसका बहुमत है, किसकी मेजोरिटी है लोकसभा में, बीजेपी की मेजोरिटी है, बीजेपी का बहुमत है। तो अब प्रधानमंत्री किसका बनेगा, बीजेपी का बनेगा। ये जो 303 लोग हैं इनमें से एक मोदी जी भी है, और इन 303 ने मिलकर के बोला हमारा नेता कैसा हो, मोदी जी जैसा हो। तो जो इनका नेता होगा, जो इन सांसदों का नेता होगा, वही क्या होगा, प्रधानमंत्री बन जाता है। तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता और बीजेपी के सांसद मिलकर के क्या है, प्रधानमंत्री को चुन लेते हैं, और इन्होंने किसको चुन लिया, मोदी जी को चुन लिया, तो वो प्रधानमंत्री बन गए। लोकसभा के सदस्यों का बहुमत का समर्थन हासिल होना जरूरी है। अब जैसे मान लीजिए कल को 2 साल 3 साल बाद इनमें से 100 लोग बोलते हैं नहीं साहब हम तो मोदी जी के साथ नहीं है, हम तो मोदी जी को नहीं चाहते प्रधानमंत्री के तौर, तो फिर क्या हो जाएगा, वो हट जाएंगे, वो प्रधानमंत्री के पद से हट जाएंगे। क्यों, क्योंकि क्या कहा गया है कि बहुमत का समर्थन हासिल होना जरूरी है। तो बहुमत कम से कम 273-74 लोग उस व्यक्ति के समर्थन में हो कि साहब हमारा नेता ये है और यही प्रधानमंत्री होना चाहिए। राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों है, ठीक है, ये जितनी भी राजनीतिक संस्थाएं, कौन कौन सी राजनीतिक संस्थाओं की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं विधायिका की, हम बात कर रहे हैं कार्यपालिका की, हम बात कर रहे हैं न्यायपालिका की, ठीक है, इन सब पर भी आगे जानेंगे। सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सबको शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी होती है। तो देखिए सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, उनको शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी होती है। तो जो सरकार होती है, जो हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं, मंत्री बनते हैं, उन पर जिम्मेदारी है कि वो हमारी सुरक्षा करे, जनता की सुरक्षा करे, हमें अच्छी शिक्षा व्यवस्था, हमें अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था हम लोगों को प्रोवाइड कराए। ये सरकार की जिम्मेदारी है। इसीलिए तो हम देखते हैं कि जब भी कुछ गलत होता है तो हम सरकार के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर देते हैं, सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वह कर इकट्ठा करती है और इसे सेना, पुलिस तथा विकास कार्यक्रमों पर खर्च करती है। तो सरकार क्या लेती है, हम लोगों से टैक्स लेती है, कर लेती है। कर क्या है बेटा, कर एक ऐसा पेमेंट होता है जो कंपलसरी है, अनिवार्य है, जो सरकार को देना है। जैसे मान लीजिए मैं पैसे कमा रहा हूं, मैं इनकम कर रहा हूं, तो मुझे मेरी इनकम पर से भी क्या होगा, कुछ ना कुछ टैक्स देना पड़ेगा, कुछ पार्ट सरकार को देना पड़ेगा। अगर मैं मार्कर खरीद करके लाया हूं तो इस पर भी लिखा हुआ होगा इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, मतलब सारे कर मिला कर करके। तो अगर मैंने कहीं पर भी पैसा दिया है, जैसे मान लीजिए मैं दूध की थैली खरीदता हूँ 25 रुपए की है, तो 25 रुपए में भी कुछ परसेंट जो टैक्स है जो कि मैं सरकार को दे रहा हूं। तो हर चीज पर सरकार क्या है, टैक्स लेती है। अब वो सरकार ने टैक्स ले लिया, वो सरकार ने पैसा ले लिया, अब सरकार उस पैसे को कहां खर्चा करती है, सेना पर खर्चा करेगी, पुलिस पर खर्चा करेगी, और जो बाकी के जो विकास कार्यक्रम है, डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उन पर खर्चा करेगी। जैसे सड़कें बनवा दी, हॉस्पिटलें बनवा दी, स्कूलें बनवा दी, लोगों के लिए और काफी कार्यक्रम है वो चला दी। वह विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं बनाकर उन्हें लागू करती है, और जो बाकी अन्य कल्याणकारी योजनाएं होती है जिससे कि समाज का, देश का कल्याण हो सके, लोगों का कल्याण हो सके, ऐसी योजनाएं बनाकर लागू करती है। संस्थाएं सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में इन कामों को देखने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की गई हैं। देखिए अब संस्थाएं होती क्या है, अगर आप पूछो इंस्टीट्यूशंस क्या है, तो जो आधुनिक लोकतांत्रिक देश है, जितने भी अभी जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, उन देशों के संविधानों ने क्या करा है कि कुछ विभिन्न व्यवस्थाएं करी हैं, ठीक है, कुछ व्यवस्था बिठाई है, कुछ सिस्टम सा बनाया, और वो जो सिस्टम है, जो वो व्यवस्था है, उसी को हमने क्या कहा है, संस्थाएं कही है। तो ये जो यहाँ पर कौन सी व्यवस्था, जैसे हमने क्या करा, हमने व्यवस्था बनाई, भाई एक होगी विधायिका। विधायिका का क्या काम होगा, विधायिका का काम होगा कानून बनाने का काम होगा। तो कानून, अभी आपने बोला सर कानून तो संसद बना देती है, तो कानून तो विधायिका कौन है, संसद ही तो विधायिका है, ठीक है। तो एक तो क्या होगा, विधायिका होगी, दूसरी फिर कार्यपालिका होगी। कार्यपालिका का मतलब जो उसको लागू करने वाले, जो संसद ने या विधायिका ने जो कानून बनाया है उसको लागू करवाने वाले जो होंगे उसको कार्यपालिका कहेंगे। ये भी आगे हम पढ़ेंगे। फिर आता है न्यायपालिका, फिर क्या आ जाता है, न्यायपालिका आ जाता है। न्यायपालिका अगर कोई भी विवाद हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए, उसको दूर करने के लिए न्यायपालिका की जरूरत होती। तो ये हमने एक व्यवस्था कर दी ना, ये कानून बनाएगा, ये लागू करेंगे, ये कोई प्रॉब्लम हो गई तो ऐसा हो गया। तो हमने एक व्यवस्था बना ली, एक सिस्टम बना लिया, उस सिस्टम को ही हम लोगों ने क्या कहा है, संस्थाएं कही है। और फिर इसके तहत सब आ जाते हैं। भाई पुलिस स्टेशन है तो पुलिस स्टेशन भी एक संस्था है, एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को भी हम इसमें जोड़ सकते हैं। तो ये जो जितनी भी व्यवस्था आज के आधुनिक लोकतांत्रिक देशों ने करी, इन्हीं को क्या कहा गया है, संस्था कहा गया है। और इन्हीं संस्थाओं का कामकाज, इनका काम करने का तरीका हमें इस चैप्टर में पढ़ना है।
संविधान में प्रत्येक संस्था के अधिकारों और कार्यों के बारे में बुनियादी नियमों का वर्णन होता है। तो भारत के संविधान या कोई भी देश का संविधान होता है, वहां पे जो इस प्रकार की व्यवस्थाएं करी जाती है, जो ये संस्थाएं बनाई जाती है, इनके कामकाज के बारे में बड़े ही अच्छे से बताया होता है कि विधायिका क्या क्या काम करेगा, विधायिका में लोकसभा का क्या काम है, राज्यसभा का क्या काम है, राष्ट्रपति जी का क्या काम है, ये भारत के संविधान ने अच्छे से बताया। फिर कार्यपालिका में कौन आता है? कार्यपालिका में सरकार है, तो प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे, उनके मंत्री है वो क्या करेंगे, कौन मुखिया होगा, कैसे प्रधानमंत्री चुनेंगे, ये सारी व्यवस्था संविधान में अच्छे से बताई है। न्यायपालिका को कब कब इंटरफेयर करने का या हस्तक्षेप करने का अधिकार है, न्यायपालिका क्यों सुप्रीम है, क्यों न्यायपालिका के पास पावर है। तो जो बेसिक बातें जितनी भी होती है वो सारा संविधान बता करके जाता है। संविधान एग्जैक्टली बता देता है ये काम विधायिका का, ये कार्यपालिका का, ये न्यायपालिका का है, तो एग्जैक्टली वो क्लियर कर देते हैं। प्रधानमंत्री और कैबिनेट ऐसी संस्थाएं हैं जो सभी महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले करती है। अब प्रधानमंत्री, अब ये कैबिनेट क्या है? कैबिनेट बेटा एक प्रकार के मंत्री होंगे जो टॉप लेवल के मंत्री होंगे। अभी हमने पढ़ा ना मंत्रिमंडल, तो मंत्रिमंडल में 3 प्रकार के मंत्री आएंगे। एक कैबिनेट जो सबसे बड़े, सबसे इंपॉर्टेंट मंत्री है, जिनका प्रधानमंत्री के बाद उन्हीं का नंबर आता है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट मंत्री। फिर वो दूसरे आते हैं, ठीक है, राज्य मंत्री होते हैं। राज्य मंत्री का मतलब क्या है? कैबिनेट का एक तरह से असिस्टेंट की तरह है, ठीक है। कैबिनेट मंत्री बड़ा है, उसको एक सपोर्ट करने के लिए एक और मंत्री बना दिया। फिर एक होते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, जो फ्री है, वो कैबिनेट भी नहीं है, वो राज्य मंत्री भी नहीं है, स्वतंत्र प्रभार। उनके पास कोई डिपार्टमेंट है पर छोटा सा डिपार्टमेंट है, जिसपे वो अपने खुद राजा है, जैसा काम करना चाहे वैसा कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री और जो कैबिनेट है, ऐसी संस्थाएं हैं जो सारे के सारे इंपॉर्टेंट नीतिगत फैसले लेते हैं। ये सभी जो इंपॉर्टेंट फैसले लेते हैं वो कौन लेते हैं? प्रधानमंत्री और कैबिनेट लेते हैं। अब बच्चों एक बात देखिए, 1979 में आयोग बनाया गया था ओबीसी आरक्षण के लिए। किसने बनाया था? सरकार ने बनाया था, ठीक है भाई। ये प्रधानमंत्री और मंत्री को मिलकर के हम लोग क्या कहना है? सरकारी तो कहना, उन्होंने पहले डिसीजन लिया। उनकी रिपोर्ट को देख करके ये तय हुआ कि हाँ साहब अब तो 27% ओबीसी को रिजर्वेशन देना है। किसने तय किया? इन्होंने करा। और फिर जब वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने क्या करा भाई? पहले खुद नहीं तो पूरा प्लान तैयार करा कि भाई इस प्रकार से 27% आरक्षण यहाँ पे दिया जाएगा। फिर उसको क्या करा गया? जो प्लान बनाया जाता है, जो सरकार के द्वारा जो प्लान बनाया जाता है कि देश में अब ये लागू होगा, देश में अब ये होगा, उसको क्या कहा जाता है बेटा? बिल कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? बिल कहा जाता है। हिंदी में उसको हम लोग विधेयक कहते हैं। क्या कहते हैं? विधेयक कहते हैं। जो प्लान सरकार ने तैयार करा है, सरकार का मतलब है उसके मंत्री और प्रधानमंत्री जी जो है उन्होंने जो तैयार करा है उसको बिल या विधेयक कहेंगे। और जब ये बिल हमारे देश की संसद से पास हो जाता है, संसद का मतलब क्या है? लोकसभा भी पास कर दे, लोकसभा में भी जो बहुमत है 50% से ज्यादा लोग हाँ कर दे, ठीक। फिर राज्यसभा में 50% ज्यादा लोग हाँ कर दे, और फिर राष्ट्रपति जी भी साइन कर दे, तो फिर वो क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है, या जिसे हम लोग कानून या अधिनियम कहते हैं। कानून या अधिनियम कहते हैं। पर यहां पर देखिए कि फैसला करा किसने? शुरुआत कहां से हुई? यहां से हुई थी, सरकार से। और सरकार का जो मुखिया है वो प्रधानमंत्री है। तो प्रमुख जो महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले करते हैं वो प्रधानमंत्री और उनके मंत्री करते हैं। मंत्रियों द्वारा किए गए फैसले को लागू करने के उपायों के लिए एक निकाय के रूप में नौकरशाह जिम्मेदार होते हैं। अब जो मंत्रियों ने जो फैसला लिया है या प्रधानमंत्री जी ने जो फैसला लिया है उनको लागू करने के लिए एक नौकरशाह होते हैं। जो अधिकारी हैं, सीधा सा कह सकते हैं जो अधिकारी हैं वो होते हैं, वो उनको लागू करवा देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय वह संस्था है जहां नागरिक, वक्त और सरकार के बीच विवाद अंततः सुलझाए जाते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट जो है वो नागरिकों और सरकारों के बीच में जो भी विवाद होते हैं उनको सुलझाने का काम करती है। अब बात करते हैं संसद की, पार्लियामेंट की, ठीक है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे जो संस्था है उन संस्थाओं में एक विधायिका है, एक कार्यपालिका और एक न्यायपालिका। अब विधायिका में कौन आता है? विधायिका में कानून बनाने वाली संस्था है। और देश में कानून कौन बना रहा है? संसद बना रही है। हर देश में एक संसद होती है, हर देश में एक पार्लियामेंट होती है। हर देश की अपनी पार्लियामेंट का कुछ नाम होता है, परंतु हमारे देश की पार्लियामेंट का कोई भी नाम नहीं है। हमारे देश की पार्लियामेंट को पार्लियामेंट ही कहा जाता है, संसद ही कहा जाता है। भारतीय संसद हम कहते हैं, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कहते हैं, बाकी और कुछ नहीं। संसद अब क्या है? देखिए, संसद को अगर मैं अपने आम भाषा में इजी वर्ड्स में आप लोगों को समझाऊं तो संसद वह स्थान है जहां पर हमारे निर्वाचित नेता, निर्वाचित मतलब जिनको हम लोगों ने चुना हो, ऐसे नेता जिनको जनता द्वारा चुना हो, चाहे जनता प्रत्यक्ष रूप से चुने, मतलब डायरेक्टली खुद जनता चुने, या और कोई चुने जिनको जनता ने पहले चुन रखा हो। तो जो निर्वाचित हो, जो चुने हुए लोग हो, ऐसे निर्वाचित नेता जो कि वहां जाएंगे, एक ऐसा स्थान, संसद क्या होगा? एक ऐसा स्थान है जहां पर निर्वाचित नेता जाएंगे और देश के लिए कानून बनाने का काम करेंगे। मैंने क्या बोला? निर्वाचित नेता, जिनको चुना है वही जा सकते हैं, जिनको नहीं चुना वो नहीं जा सकते। तो अब ऐसे हमारे स्थानों में संसद है। अब इसमें 3 भाग है संसद के। पहला है बेटा लोकसभा,
पहला जो भाग है वो क्या है, लोकसभा। लोकसभा इसमें जो टोटल सीटें हैं वो कितनी है, 545 सीटें। कितनी सीटें हैं, 545, पर जो 2 है वो एंग्लो इंडियन की है तो अपन उनको हटा देते हैं, ठीक है। फिर कितनी बची, 543 सीटें बच जाती है। यहाँ पर 545 सीटें, यहाँ का जो हेड होता है लोकसभा का वो स्पीकर होता है, ठीक है। स्पीकर का मतलब क्या हो गया, जो बिल्कुल सबसे ऊपर ही बैठेगा, ठीक है, और सबकी बात सुनेगा। हाँ अब आप बोलो, अब आप बोलो, अच्छा ये बात सही है, कानून के पक्ष में हो या विपक्ष में, विपक्ष में हो, ठीक है। हाँ भाई हाथ खड़े करो, कितने पक्ष में है, अच्छा इतने पक्ष में, ठीक है भाई पास हो गया है, ज्यादा है, ठीक है। तो स्पीकर वो काम करता है लोकसभा। फिर दूसरा जो हमारा है वो है राज्यसभा बेटा, दूसरा है राज्यसभा। राज्यसभा में कुल 245 लोग होते हैं। 245 में से 233 लोगों को चुना जाता है और 12 लोग राष्ट्रपति साहब नियुक्त करते हैं, अपॉइंट करते हैं। यहाँ पर 2 लोग थे वो एंग्लो इंडियन थे, उनको भी राष्ट्रपति साहब अपॉइंट कर रहे थे, नियुक्त कर रहे थे। और यहाँ पर भी 12 लोग हैं जिनको राष्ट्रपति साहब नियुक्त कर रहे हैं। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर भी वो एंग्लो इंडियन ही है क्या, नहीं, यहाँ पर एंग्लो इंडियन ही है। यहाँ पर कोई भारत का बहुत बड़ा फेमस व्यक्ति हो, एक्सपर्ट जो हो वो उनको बिठाया जाता है। एक्सपर्ट किसमें, साइंस में हो, ठीक है, आर्ट में हो, ठीक है, किसी नॉलेज में हो, इन सब में जो है 4 फील्ड तय करी गई है। उन 4 फील्ड में से किसी भी फील्ड में हो, उनमें से 12 व्यक्तियों को चुन करके यहाँ पे लाया जाता है। वो राज्यसभा में डायरेक्ट राष्ट्रपति साहब नियुक्त करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 543 जो बाकी लोग हैं, जो 543 जो लोग हैं, उन 543 लोगों को डायरेक्ट जनता चुनती है। कैसे चुनती है, मैंने अभी आपको बताया कि देश का क्या करा जाएगा, देश को छोटे छोटे 543 भागों में बांट दिया जाएगा और हर जगह 18 साल से ऊपर के जो भी लोग हैं वो मतदान करेंगे और अपने नेता को चुन लेंगे और वो चुन करके यहाँ पर आ जाएंगे। परंतु यहाँ पे जो 233 लोग हैं ना, इनको जनता नहीं चुनती, इनके लिए जनता वोट नहीं करती। तो फिर ये कैसे आते हैं सर जी, इनको कौन चुनता है, इनको चुनता है विधानसभा के लोग। कौन चुनेगा, विधानसभा के लोग। ये विधानसभा कहां पर होती है, ये होती है राज्यों में। चैप्टर 3 में पढ़ा है ना, हरियाणा असेंबली वाला, याद करो याद करो। तो विधानसभा कहां होती है, राज्यों में होती है। तो राज्यों के जो लोग हैं, राज्यों में जो विधानसभा में जो लोग बैठे हुए हैं, अब जो विधानसभा में जो लोग बैठते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, विधायक कहते हैं। इन विधायकों को किसने चुना था, वहां की जनता ने चुना था। मतलब विधायक को जनता ने चुना और यहां पर जो लोग बैठे हैं उनको इन विधायकों ने चुन लिया। मतलब अप्रत्यक्ष रूप से ये जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। जनता डायरेक्ट इनके लिए वोट नहीं कर रही है, पर जनता ने विधायकों के लिए वोट करा, फिर विधायकों ने इनके लिए वोट करा। इस प्रकार से ये राज्यसभा में जीत करके पहुंच जाते हैं। दोनों सदनों में जो बैठने वाले लोग हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, सांसद कहते हैं। क्या कहते हैं, सांसद कहते हैं। और इंग्लिश में क्या कहा जाएगा, इंग्लिश में इनको एमपी कहा जाएगा, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, क्योंकि ये संसद है, पार्लियामेंट, तो जो पार्लियामेंट का मेंबर होगा उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद में बैठने वाला क्या कहलाएगा, सांसद कहलाएगा, ठीक है। चाहे वो 543 ये हो, चाहे 2 एंग्लो इंडियन हो, चाहे 233 ये हो और चाहे 12 ये हो। अब देखो, अब बात आती है राष्ट्रपति जी की। राष्ट्रपति जी लोकसभा में बैठेंगे या राज्यसभा में बैठेंगे, नहीं नहीं नहीं, राष्ट्रपति जी स्पेशल व्यक्ति हैं, उनके लिए हमने स्पेशल से मकान बनवा रखा है। तो वो स्पेशल व्यक्ति हैं, कौन, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो भारत के प्रथम नागरिक हैं, वो स्पेशल है। अब वो संसद का तो अंग है, संसद का भाग है, परंतु ना तो वो लोकसभा का भाग है ना राज्यसभा का भाग है। राष्ट्रपति जी ना लोकसभा में बैठ रहे हैं ना राज्यसभा में बैठ रहे हैं, तो वो ना तो किसी भी सदन का भाग नहीं है, परंतु संसद का भाग है, क्योंकि संसद तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जी से मिलकर के ही बनती है। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जी से मिलकर के क्या होती है, देश की संसद का निर्माण होता है। अब कोई भी देश में जब कानून बनाया जाता है तो क्या होगा, पहले सरकार अपना बिल तैयार करेगी, फिर वो चाहे पहले राज्यसभा में रख दो या लोकसभा में रख दो। लोकसभा में रख देगी, वहां पे 50% से ज्यादा लोगों ने हाँ कर दिया कि साहब इसको कानून बना दिया जाए, तो बना दिया जाएगा। मना कर दिया तो नहीं बनेगा, ठीक है। और फिर जैसे हाँ कर दी यहाँ पे, तो फिर वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे 50% लोगों ने हाँ कर दिया तो कानून बन जाएगा, मना कर दिया तो वो वहीं खत्म हो जाएगा। पर यहाँ हाँ कर दी तो वो राष्ट्रपति जी के पास जाएगा, राष्ट्रपति जी ने साइन कर दिया तो कानून बन जाएगा, नहीं करा तो नहीं बन सकता, पर राष्ट्रपति जी साइन कर ही देते हैं। ये थोड़ा सा राष्ट्रपति जी की करना ही होता है, कुछ उनके पास पावर है, वो भी हम आगे जानेंगे। तो ये देश की संसद के बारे में है, वो मैंने आपको बेसिक बात बता दी। और प्रधानमंत्री जी कैसे नियुक्त होते हैं वो भी मैंने आपको यहाँ से पहले ही बता दिया था। फिर बात करते हैं विधानमंडल की। अब जैसे पूरे देश के लिए एक संसद है, पूरे देश के लिए एक संसद होगी, वैसे ही हर राज्यों में क्या होता है, विधानमंडल होता है बेटा। विधानमंडल के भी 3 भाग होते हैं, एक होता है विधानसभा, एक होता है विधानसभा। ये विधानसभा आपको सभी राज्यों में देखने को मिलेगी। कितने राज्य हैं भी हमारे, 28 राज्य हैं बच्चों, इन 28 राज्यों में देखने को मिलेगी। उसके बाद
फिर हमारे दूसरे नंबर पे आती है विधान परिषद। क्या आती है? विधान परिषद। अब ये विधान परिषद जो है ये सिर्फ और सिर्फ भारत के 6 राज्यों में है, ठीक है, सिर्फ 6 राज्यों में है। और इसके बाद जो तीसरा स्थान आता है वो आता है राज्यपाल जी का या गवर्नर का, ठीक है। अब ये विधानसभा है, विधान परिषद और राज्यपाल। विधान परिषद 6 राज्यों में ही है, हो तो भी अच्छी बात है, ना हो तो भी कोई बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। 6 राज्यों में ही है, जैसे कि यूपी में है, बिहार में है, कर्नाटक में है, ऐसे आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, 6 राज्यों में है। अब विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल, जहां पर विधान परिषद है वहां पर समझते हैं। अब क्या होगा भाई, जैसे यहां पर विधानसभा है, जैसे मैं आपको उदाहरण एक बार यूपी का देता हूं। यूपी में अब विधानसभा के लिए क्या करा जाता है? राज्यों को बांटा जाता है। एक राज्य को बिल्कुल छोटे लेवल पे बांटा जाएगा, उसको बांट दिया जाएगा। यूपी में टोटल 403 सीटें विधानसभा में। कहां पर? विधानसभा में। अब एक बार संसद को भूल जाइए, विधानसभा में राज्य की बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ राज्य की बात हो रही है, ठीक है। हम देखते हैं ना 2 सरकारें बनती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। तो संसद से केंद्र सरकार बन गई, जहां पे प्रधानमंत्री होगा, उसके मंत्री होंगे। अब राज्य में बनेगी राज्य सरकार, जहां पे क्या होगा? मुख्यमंत्री और उसके मंत्री होंगे। तो अब ये राज्य के लिए विधानसभा में 403 सीटों पर बांटा गया। अब इस पर भी सरकार बनाने के लिए आपको 50% से ज्यादा चाहिए, तो मतलब लगभग कितना आपको 203 या 204 लोग एक पार्टी के जीत करके आने चाहिए, तभी वो सरकार बनेगी, ठीक है, तभी सरकार बन सकती है। ये ऐसा हर राज्यों में चुनाव होता है, वैसे बन जाते हैं। विधान परिषद का कोई इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं, जैसे राज्यसभा का है वैसा ही विधान परिषद का भी यहाँ पर होता है। अब क्या होगा? अब यहाँ पर सरकार बन गई, मतलब मुख्यमंत्री और मंत्री बन गए। अब जैसे यूपी में तो विधान परिषद है, तो पहले कानून यहाँ पर होगा, यहाँ पास कर दिया, फिर यहाँ पर जाएगा और फिर यहाँ पर राज्यपाल जी उस पर हस्ताक्षर कर देंगे। अगर जहां पर ये नहीं है, जैसे राजस्थान में नहीं है, तो ये यहाँ से पास होते ही डायरेक्ट किसके पास चले जाएगा? राज्यपाल जी के पास चला जाएगा। राज्यपाल जी को हम गवर्नर इंग्लिश में कहते हैं। इनका वही काम है जो कि किसका काम है? राष्ट्रपति जी का काम केंद्र स्तर पर है, संसद के में है, वैसे राज्यपाल जी का काम है। अब राज्यपाल जी को जो अपॉइंट करता है, नियुक्त करता है, वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति को चुनते हैं, जनता नहीं चुनती। राष्ट्रपति के में कौन कौन वोट करता है? लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर और ये सभी जो विधानसभा है उनके मेंबर वोट करते हैं, उनके जो विधायक सांसद हैं वो वोट करते हैं। राष्ट्रपति जी को चुना जाता है, पर राज्यपाल जी को चुना नहीं जाता, वो राष्ट्रपति अपॉइंट कर देता है। और ये कौन बताएगा कि इसको अपॉइंट करिए? वो केंद्र सरकार बताती है, वो प्रधानमंत्री और उनके मंत्री बताते हैं। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन आपको बता दिया। अब हमें संसद की आवश्यकता क्यों है? अब आपने जान लिया संसद क्या होती है, अब आपको पता चल गया पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट के 3 भाग है, ये आपको पता चल गया। अब पता चल गया तो ये भी तो पता चलना चाहिए ना कि हमें इसकी आवश्यकता क्यों है, क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंस है इसकी। जैसे भाई आज मैं बोल दूं सोशल में ये पढ़ना है, पर सोशल की आवश्यकता क्यों है, क्यों पढ़े हम सोशल, तो वो भी जानना भी जरूरी होता है। तो संसद की आवश्यकता क्यों है वो देखिए। हर लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सभा जनता की ओर से सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है। लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सभा, निर्वाचित जनप्रतिनिधि, जन मतलब जनता, जनता के प्रतिनिधि जो जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, जनता के आधार पर वो काम कर रहे हो। जैसे कि मैंने ये कहा था कि अभी लोकसभा 543 लोग हैं, यहां से एक व्यक्ति चुन करके गया है। अब यहां पर जितने भी लोग रहते हैं उनके आधार पर वह व्यक्ति लोकसभा में बोलेगा, साहब मेरे एरिया में इन लोगों के साथ ये समस्या हो रही है, सरकार इस पर ध्यान दे, सरकार को इस पर सुनना चाहिए। तो वो हमारा प्रतिनिधि है, वो हमारा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि साहब मैं उस एरिया से आता हूं, उस एरिया में इतने लोग रहते हैं, उन लोगों की सारी जिम्मेदारी मेरी है, उनकी परेशानियों को सोल्व करने का जिम्मा मैंने उठाया है, मैं लोकसभा में बात उठाऊंगा। तो जो जनप्रतिनिधि जो जनता को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, और कैसे हैं? निर्वाचित है, चुने गए हैं। ऐसा नहीं है कि आज मैं बैठा था, कल मेरा बेटा बैठ जाएगा, परसों उसका बेटा बैठ जाएगा, नहीं, चुन करके गए। निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सभा होती है, जनता की ओर से सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है। तो जनता की तरफ से यह लोग क्या करते हैं? सबसे जो सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार है उसका प्रयोग करते हैं। जो सबसे ज्यादा जो पावर होती है वो किसके पास होती है? इन जनप्रतिनिधियों के पास होती है हर लोकतंत्र में। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की जो राष्ट्रीय सभा है उसको क्या कहा जाता है? संसद कहा जाता है। तो जो राष्ट्र के स्तर पर जो सभा है उसको क्या कहा जाएगा? संसद कहा जाएगा, पार्लियामेंट कहा जाएगा। और जो राज्यों के स्तर पर है उसको हम क्या कह देते हैं? विधानमंडल कह देते हैं। यही बात अभी मैंने आप लोगों को कही कि संसद एक ऐसा स्थान है जहां पर जो निर्वाचित प्रतिनिधि है या जो निर्वाचित नेता है वो जाते हैं और देश के लिए कानून बनाने का काम करते हैं। राज्य स्तर पर इसे विधानसभा कहते हैं, विधानमंडल कहते हैं, विधानसभा उसका एक भाग है। अलग अलग देशों में इनके नाम अलग अलग हो सकते हैं, पर हर लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा होती है। तो
हर देश में ये अलग अलग नामों से जानी जा सकती है, जैसे कि रशिया में आप जाएंगे उसको ड्यूमा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हर देश की संसद का एक अपना अपना नाम होता है, अपने अलग अलग नामों से उनसे जानी जा सकती है, परंतु हर देश में ये होगी, हर देश में निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा होगी ही होगी। ये बिल्कुल एक ऐसा है जैसे आज आप क्लास 9th में हो तो क्लास 9th के बच्चों के लिए कमरा तो होगा ही नहीं कि हाँ भाई इसी कमरे में बैठ करके आपको पढ़ना है। तो उसी प्रकार से क्या है कि जो जिन लोगों को हमने चुना है उन लोगों के लिए भी तो बैठने की एक जगह होनी चाहिए जहां पर वो हमारे लिए काम कर सके, देश के लिए काम कर सके। ये और ये जो नई संसद बनी उसकी लोकसभा की तस्वीर मैंने आपको दिखाई है, और इस संसद का उद्घाटन 28 मई 2023 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने उद्घाटन कर दिया था, ठीक है। ये लोकसभा की तस्वीर बहुत बेहतरीन गजब की लोकसभा है, और इसमें जो सीटों की संख्या वो बढ़ गई है। अब इसमें लगभग 900 लोग इसमें बैठ सकते हैं। पहले वाली जो लोकसभा थी उसमें सीटें कम थी, कम जगह थी, परंतु अब इसमें 900 लोगों तक एक साथ बैठ सकते हैं। ये जनता की ओर से कई तरह के राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है। कौन कौन से हैं? किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद को होता है। तो देश में कोई भी जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो किसके पास होता है? संसद के पास होता है। संसद ही कानून बना सकती है। देखो, एक बार सोचना, बिल बनाना सरकार कर सकती है, पर कानून तो कौन बनाएगा? संसद ही बनाएगा। मैंने कहा 2019 में 303 सीटें बीजेपी को लोकसभा में मिली, परंतु उसके 303 के अलावा जो बाकी लोग हैं वो कोई कांग्रेस का होगा, कोई बहुजन समाज पार्टी का होगा, कोई दूसरी पार्टियों का होगा। तो कानून बनाने का काम तो संसद के पास ही जाना पड़ेगा जहां पर दूसरी पार्टी के लोग भी बैठे हैं। सरकार में तो सिर्फ अपनी अपनी पार्टी के लोग हैं, प्रधानमंत्री बीजेपी के, मंत्री बीजेपी के, सब बीजेपी का। पर जब आप संसद में जाओगे तो दूसरी पार्टी वालों की भी सुननी पड़ेगी। वो बोलेगा साहब ये बिल बहुत अच्छा है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, परंतु सरकार इसमें थोड़ा सा ये चेंज कर लेना तो बहुत अच्छी बात होगी, नाम हो जाएगा देश का, ये काम ऐसा करना चाहिए। तो वहां संसद से ही पास होता है। कोई भी अगर कानून बनाना हो तो संसद में जाना पड़ेगा। कानून बनाने या विधि निर्माण का ये काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन सभाओं को विधायिका कहते हैं। तो कानून बनाने या विधि निर्माण, ठीक है, जो कानून बनाने का तरीका है उसको विधि निर्माण, इन सभाओं को क्या कहा गया है? विधायिका कहा गया है। आप इजीली याद रख सकते हो विधेयक बनाने वाली, तो विधेयक तो क्या होता है? बिल होता है, पर विधेयक से ही कानून बनता है। तो कानून बनाने या विधेयक बनाने वाली जो संस्था होती है उसको क्या कहा जाता है? विधायिका कहा जाता है। दुनिया भर की संसदें नए कानून बना सकती है, मौजूदा कानूनों राष्ट्र में संशोधन कर सकती है या मौजूदा कानून को खत्म कर सकती है, उसकी जगह नए कानून बना सकती है। तो अब जो दुनिया भर की संसदें हैं वो कोई नया कानून बना देगी, नए कानून बना लेगी, पुराने वाले कानूनों को हटा देगी, पुराने वाले जो कानून है उनमें कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन कर देगी, थोड़ा बहुत कुछ चेंज कर देगी। इस प्रकार के परिवर्तन, इस प्रकार के जो काम है वो हर देश की संसद कर सकती है। ये एक जो तस्वीर जो है न्याय की तस्वीर आपको दिखाई गई कानून के रूप में, ठीक है, कि पर यहाँ पे कानून अंधा नहीं होता, कानून समानता की बात करता है, ठीक है। दूसरा काम क्या करती है संसद? दुनिया भर में संसद सरकार चलाने वालों को नियंत्रित करने के लिए कुछ अधिकारों का प्रयोग करती है। देखिए, अब भी मैंने आपको क्या कहा, संसद में भाई सरकार है, सरकार मतलब प्रधानमंत्री और मंत्री जी तो है ही, प्रधानमंत्री और मंत्री जी तो है ही, पर इसके अलावा जो बाकी जो दूसरी पार्टी के लोग हैं वो भी तो हैं, अदर पार्टी के लोग भी तो हैं। और ये तो सिर्फ मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं। सरकार जो है वो लोकसभा के हिसाब से बनती है, तो सरकार है और दूसरी पार्टी के लोग भी हैं। तो अब दूसरी पार्टी के लोग भी क्या विरोध कर सकते हैं, सरकार पे दबाव बना सकते हैं, नहीं सरकार को ये कानून नहीं लेकर के आना चाहिए। जनता के साथ मिलकर के सरकार की मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। और इसके अलावा ये भी तो सोचिए कि जो राज्यसभा में जो लोग बैठे हुए हैं वो कहां से चुन करके आ रहे हैं? वो राज्यों की विधानसभाओं से चुन करके आ रहे हैं। और विधानसभा में कौन सी पार्टी की सरकार हुई क्या पता। अब जैसे मान लीजिए भाई 28 राज्य हैं, अब 28 राज्य में से मान लीजिए 20 राज्यों में किसी एक पार्टी की सरकार है, और केंद्र में मतलब यहाँ पे जो सरकार है, प्रधानमंत्री है, वो दूसरी पार्टी का है। तो अब मतलब राज्यसभा में किसके ज्यादा लोग बैठे हुए हैं? उस 20 राज्यों की जीतने वाली पार्टी के। तो जब राज्यसभा में वो कानून जाएगा तो पास कैसे होगा? बिल्कुल ही नहीं होगा। तो क्या होता है, जो दूसरी पार्टी है वो सरकार पे कंट्रोल भी रखती है, संसद कंट्रोल रखती है। भारत जैसे देश में उसे सीधा और पूर्ण नियंत्रण हासिल है, तो आराम से भारत में कंट्रोल कर पा रहे हैं। संसद के पूर्ण समर्थन की स्थिति में ही सरकार चलाने वाले फैसले कर सकते हैं। तो संसद का अगर अच्छे से समर्थन मिले तभी सरकार चलाने वाले सरकार चला सकते हैं, नहीं तो सरकार चलाना इतना आसान नहीं होता। मतलब संसद का समर्थन होना चाहिए, संसद का सपोर्ट सरकार को मिलना चाहिए। और सरकार कौन है? सिर्फ प्रधानमंत्री और उसके कुछ मंत्रियों को मिलाकर के हम सरकार कह रहे हैं, बाकी तो सब संसद का भाग है, सब संसद का। तीसरा काम है, सरकार के हर पैसे पर संसद का नियंत्रण होता है। अधिकांश देशों में संसद की मंजूरी के बाद ही सार्वजनिक पैसे को खर्च किया जा सकता है। तो
जितना भी पैसा है, ठीक है भाई, इतना हमारे पास टैक्स आया है, इतना पैसा यहां से आया है, इतना यहां से, इतना यहां से, उन सब पर जो कंट्रोल है वो किसका है? संसद का कंट्रोल है। भारत के संविधान ने 3 प्रकार के फंड बनाए बेटा, ठीक है, जैसे आप 3 प्रकार के गुल्लक रख लो, वैसे भारत के संविधान ने 3 प्रकार के फंड बनाए, ठीक है। अब उन 3 प्रकार के फंडों में क्या है, एक फंड में से अगर आपको जब भी पैसा निकलवाना होगा तो वो क्या होगा? संसद की इच्छा से ही निकलवाना होगा, मतलब संसद में बताना होगा, संसद में पूछना पड़ेगा कि हाँ साहब हम इतना पैसा सरकार को, कि हम इतना पैसा निकाल रहे हैं और इतना पैसा हम यहां लगाएंगे, इतना पैसा हमें वहां से मिलेगा, सारी जानकारी देनी पड़ती है। फिर फोर्थ है सार्वजनिक मसलों और किसी देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा और बहस के लिए संसद ही सर्वोच्च संघ है। संसद किसी भी मामले में सूचना मांग सकती है। देखो, अब सार्वजनिक मसलों या किसी भी देश की कोई राष्ट्रीय नीति पर चर्चा हो रही है, कोई भी बड़ा मुद्दा हो या कोई भी ऐसी नीति हो जिस पर चर्चा हो रही है, चर्चा होने के लिए, डिबेट होने के लिए जो सबसे बड़ा मतलब एक स्टेज या प्लेटफॉर्म आप मान सकते हो वो संसद है। देखो, आज कोई व्यक्ति, कोई जो सांसद है वो कर्नाटक का सांसद है, कोई राजस्थान से एक व्यक्ति चुन करके गए हैं, राजस्थान से कुछ व्यक्ति चुन करके गए, कोई बिहार से है, कोई कश्मीर से, कोई अलग अलग जगहों से चुन करके वहां संसद में पहुंचते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कर्नाटक में बैठ करके मैं राजस्थान वाले से हाँ भाई बता बिल बनाए, कानून बनाए या नहीं बनाए, नहीं, तो वो उनका एक स्थान है, संसद में जाएंगे, संसद सबसे ऊपर है, सबसे सर्वोच्च स्थान है जहां जाकर करके वो डिस्कशन कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं कि ये बात सही है, इस बिल में ये कमी है, इसमें ये सुधार होना चाहिए, सरकार और अच्छा कर सकती है, हमें देश के लिए ऐसा करना चाहिए। तो सर्वोच्च स्थान है जहां पर क्या हो, सार्वजनिक मसलों पर, राष्ट्र की नीति पर क्या होती है, चर्चाएं होती हैं, डिबेट्स होती हैं, अच्छे और बुरे पॉइंट्स वहां पर पता चलता है। और इसलिए जो संसद है वो किसी भी चीज की सूचना मांग सकती है, मतलब संसद में जो व्यक्ति बैठे हैं वो सरकार से किसी चीज की सूचना मांग सकते हैं, सरकार अधिकारियों से किसी भी चीज की सूचना मांग सकती है कि संसद को ये चीज प्रोवाइड कराई जाए। अब बात करते हैं संसद के 2 सदन, ठीक है, इन्हें चैम्बर या सदन कहा जाता है, ठीक है, तो हम इनको चैम्बर भी कहेंगे, इंग्लिश में हम इनको चैम्बर कहते हैं, इनको हाउस भी कहा जाता है और हिंदी में इनको सदन भी कहा जाता है। पहले सदन के सदस्य आमतौर से सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं और जनता की ओर से असली अधिकारों का प्रयोग करते हैं। तो पहला सदन कौन सा है? लोकसभा। तो पहला सदन कौन सा बच्चों? लोकसभा। तो ये जो लोकसभा है, ठीक है, उसमें सीधे जनता द्वारा चुने जाएंगे। तो डायरेक्ट हमने जनता ने वोट करा नहीं साहब, ये वाला व्यक्ति है, ये लोकसभा में जाकर के बैठना चाहिए, हमने डायरेक्ट चुना, और वह उनके पास सच में ज्यादा पावर है क्योंकि वो जनता के द्वारा चुने गए, जनता ने उनको सच में पावर दी है, जनता की इच्छा से वो चुन करके गए। ये मैंने लोकसभा की तस्वीर दिखाई है, पुरानी लोकसभा की तस्वीर है जब माननीय जो प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी थे और अमेरिकी जो राष्ट्रपति है बराक ओबामा जी भारत के दौरे पर थे। दूसरे सदन के सदस्य अमूमन परोक्ष रूप से चुने जाते हैं और कुछ विशेष काम करते हैं। दूसरे सदन का सामान्य काम विभिन्न राज्य, क्षेत्रों, संघीय इकाइयों के हितों की निगरानी करना होता है। जो दूसरे सदन के लोग हैं वो अब इनडायरेक्ट रूप से आते हैं, जैसे हमारा राज्यसभा है। तो अब राज्यसभा में लोगों को कैसे चुना जाएगा? जो राज्यों की जो विधानसभा होगी वो चुनेगी, ठीक है, जिनको विधानसभा में जो लोग बैठे हैं उनको राज्य के लोगों ने चुना है, अब उनको वो लोग किसको क्या कर लेंगे? राज्यसभा के लोगों को चुन लेंगे। अब दूसरे सदन का क्या काम होता है? राज्य का ध्यान रखना, क्योंकि आपको वहां के राज्य की विधानसभा ने चुना है, उस क्षेत्र का ध्यान रखना, उन संघीय इकाइयों का ध्यान रखना। हमारे देश में संसद के 2 सदन हैं। दोनों सदनों में एक को राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स और दूसरे को लोकसभा हाउस ऑफ पीपल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लोगों का हाउस है और काउंसिल ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स मतलब यहाँ पे वो राज्य है, ठीक है, तो क्योंकि वो मेनली राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। देखिए, जो लोकसभा में जो लोग गए हैं वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, उस एरिया का प्रतिनिधित्व करते हैं, परंतु जो राज्यसभा में जो लोग हैं वो एक पर्टिकुलर राज्य का कर रहे हैं। जैसे आज मैं कहूँ राज्यसभा में 233 लोगों को चुना जा रहा है, 233 लोगों को चुना जा रहा है। अब इसमें से जैसे मान लीजिए 10 सीट जो है, 10 लोग जो है वो राजस्थान से चुन करके जाएंगे, 10 लोग राजस्थान से चुन करके जाएंगे। परंतु अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि राजस्थान को यूं बांटा गया हो कि ये साहब ये 10 भागों में राजस्थान को बांट दिया गया, नहीं, यहाँ पर जो एक व्यक्ति गया है वो भी पूरे राजस्थान को ही प्रतिनिधित्व कर रहा है और जो दूसरा व्यक्ति गया है वो भी पूरे राजस्थान को ही प्रतिनिधित्व कर रहा है कि मैं राजस्थान से राज्यसभा में आया हूं, मैं कर्नाटक से राज्यसभा में आया हूं, तो वो पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए स्टेट्स का वर्ड इस्तेमाल करा गया है। भारत का राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है, हालांकि वह दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, इसलिए संसद के फैसले राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं। तो ये माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी है, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। अब राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया जा सकता है कि क्या राष्ट्रपति संसद का भाग होता है? आप बोलेंगे बिल्कुल होता है,
बिल्कुल संसद का तो भाग है। तो क्या राष्ट्रपति सदन का हिस्सा है? ना ना ना, सदन का नहीं है। संसद का हिस्सा होता है पर सदन का नहीं होता, किसी हाउस का नहीं होता। वो ना लोकसभा का है ना राज्यसभा का है। और ये पूछ लिया जाए कि सदन कितने हैं तो 3 मत लिख देना, 2 ही लिख देना। पर संसद के भाग है कितने हैं तब 3 लिखना, 2 सदन और 1 राष्ट्रपति जी। तो कोई भी कानून पर राष्ट्रपति जी के मंजूरी के बाद, उनके हस्ताक्षर के बाद ही क्या होता है, वो लागू होता है। अब बात करेंगे हम लोकसभा बनाम राज्यसभा की कि कौन पावरफुल है, लोकसभा ज्यादा पावरफुल है या राज्यसभा ज्यादा पावरफुल है। देखिए दोनों ऑलमोस्ट बराबर ही है, पर थोड़ी पावर है वो लोकसभा के पास है। देखते हैं राज्यसभा को कभी कभी अपर हाउस और लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। ये जो अलग नाम है ये भी याद रखिएगा, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा लोअर हाउस किसको कहा जाता है। तो अब आप आसानी से याद रख सकते हो, एल फॉर लोअर हाउस और एल फॉर लोकसभा, है ना, इजी है ना वाली याद करना। तो एल फॉर लोअर हाउस और एल फॉर लोकसभा और अपर हाउस, फिर 1 राज्यसभा बच जाएगा। अब आप बोलोगे सर ज्यादा पावर आप करो लोकसभा को, इसको लोअर हाउस करो और उसका प्राप्त, क्योंकि ये जो राज्यसभा है ना इसमें वरिष्ठ लोग बैठते हैं जो सच में बहुत ज्यादा, उनको राजनीति का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया हो, ठीक है। और जो 12 लोग बिठाए हैं राष्ट्रपति जी ने वो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं जो देश को मार्गदर्शन करने के लिए वहां पर बिठाए गए, इसलिए उनको अपर हाउस कहा गया। इसका यह मतलब नहीं है कि राज्यसभा लोकसभा से ज्यादा प्रभावशाली होती है। हमारे संविधान में राज्यों के संबंध में राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि इसको अपर हाउस कह दिया तो राज्यसभा ज्यादा प्रभावशाली हो जाएगी। हाँ, परंतु राज्यों के संबंध में, राज्यों के मामलों को उठाने के लिए राज्यसभा को ज्यादा शक्तियां दी गई है, राज्यसभा को ज्यादा पावर है, परंतु जो लोकसभा है वो थोड़ी सी पावरफुल ज्यादा है। देखिए वैसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही लगभग बराबर सी है, परंतु कुछ मामलों में लोकसभा ज्यादा ताकतवर है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट वहां पर जनता के लोग बैठे हैं, जनता ने चुन करके भेजा है, तो उनके पास ज्यादा पावर होना जरूरी है। किसी भी सामान्य कानून को पारित करने के लिए दोनों सदनों की जरूरत होती है। अब देखिए कोई भी कानून हो तो उसमें दोनों सदनों की जरूरत होगी। कोई भी आपको कानून बनाना है तो उसमें लोकसभा में भी बहुमत हो और राज्यसभा में बहुमत हो, फिर राष्ट्रपति जी साइन करें तो ही बनेगा। लेकिन अगर दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद हो तो अंतिम फैसला दोनों के संयुक्त अधिवेशन में किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए ये क्या कहना चाहता है यहाँ पे कि लोकसभा में कोई भी कानून है वो पास हो गया, अब राज्यसभा में चला गया, पर अब राज्यसभा वाले उसको पास ही नहीं कर रहे, राज्यसभा वालों ने अटका रखा, नहीं बेकार है कानून। फिर लोकसभा में, फिर सरकार ने लोकसभा में भेजा, फिर बोला यार देखो राज्यसभा वालों ठीक है बढ़िया है। अब यूं तक करते रहे चलता रहा, 6 महीने तक आप रोक के रख लिया, ठीक है। परंतु अब क्या होता है, राष्ट्रपति जी को महसूस होता है कि नहीं यार कानून सच में बहुत इंपॉर्टेंट है और लागू भी होना चाहिए। तो अब इसलिए क्या करा जाता है, दोनों की संयुक्त बैठक बुलाने का मौका मिलता है। तो राष्ट्रपति जी संयुक्त बैठक बुलाते हैं, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक साथ आकर के बैठेंगे। अब लोकसभा और प्लस राज्यसभा दोनों साथ है, मतलब इसके 545 और इसके 245, मतलब 790 लोग। कितने? 790 लोग। अब इनका बहुमत मिल जाना चाहिए, मतलब इनका 50% निकाल लीजिए आप और +1 कर लीजिए। तो अब 790 का मतलब हो गया लगभग लोग 396 लोग हैं, 396 लोग हाँ कर दे कि हाँ साहब ये कानून बनना चाहिए। अब मुझे एक बात बताइए कि 545 में से जो सरकार बनी है उसके ही आधे से ज्यादा तो नहीं हो जाएंगे, मतलब कम से कम 274 लोग तो सरकार के ही होंगे और कुछ 101 लोग और चाहिए, तो कुछ थोड़े बहुत और भी लोकसभा में उस पार्टी के कैंडिडेट होंगे। इसके अलावा राज्यसभा में भी कुछ लोग उस बिल के समर्थन में होंगे। तो क्या होता है, संयुक्त अधिवेशन में ये बात देखने को मिलती है कि लोकसभा के हिसाब से कानून बन जाएगा। लोकसभा ताकतवर है क्योंकि लोकसभा की ज्यादा संख्या है, और जब मिल गए और मिलने पर तो बहुमत तो कम आया, पर यहां पर अकेले ही इसका आता तो वो थोड़ा परेशानी हो जाती। तो दोनों को एक साथ बुलाया जाता है और फिर उस पर मीटिंग करी जाती है और फिर वोटिंग करवाई जाती है। और जनरली क्या होता है कि लोकसभा जो चाहती है वैसा ही हो जाता है क्योंकि लोकसभा की संख्या ज्यादा है। तो यहां से एक बात हमें ये पता चलती है कि लोकसभा थोड़ी सी पावरफुल है। इसमें दोनों सदनों के सदस्य एक साथ बैठते हैं। सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण इस तरह की बैठक में लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलने की संभावना रहती है। हाँ, संभावना रहती है, 100 हर बार ऐसा भी नहीं होगा कि लोकसभा के हिसाब से हो जाए, पर देखिए चांसेस ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे इनके लोग ज्यादा है, लोकसभा में ज्यादा है और यहाँ कम है, तो सीधी सी बात है ना, आराम से लोकसभा ही जीतेगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है इसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। अगर आधे से अधिक लोकसभा सदस्य ये कहते हैं कि उन्हें मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं है तो प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों को पद छोड़ना होगा। देखिए अब एक बात बताइए, हमने ये कहा कि लोकसभा का 50% से ज्यादा होना चाहिए तभी आप सरकार बना सकते हो, तभी कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। राज्यसभा का क्यों नहीं कहा? राज्यसभा का नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब आप एक बात ये सोचिए, जैसे मान लीजिए एक्स व्यक्ति है,
ये आज राज्यसभा में बैठा हुआ है और ये सोच रहा है मुझे प्रधानमंत्री बनना है, ठीक है, तो सर क्या इसका राज्यसभा का 50% देखेंगे? नहीं 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 नहीं, इसमें भी ये जो एक्स व्यक्ति है ना, इसके लिए भी क्या हो, लोकसभा के 50% से ज्यादा लोग हाँ करें कि हाँ साहब हमारा नेता ये होगा, चाहे वो मेंबर राज्यसभा का है, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु ये 50% से एक ज्यादा, लोकसभा के 50% से एक ज्यादा, मतलब मैं कहूं 50%, जिसे बहुमत कहा जाता है, बहुमत कहे कि ये हमारा प्रधानमंत्री होगा, वही बनेगा। और वो प्रधानमंत्री या तो लोकसभा का भाग हो या राज्यसभा का भाग हो, किसी का भी भाग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु लोकसभा का बहुमत ये कहे कि ये व्यक्ति हमारा प्रधानमंत्री होगा, ये हमारा नेता होगा, तभी बन सकता, नहीं तो नहीं बन सकता। मतलब देखिए, राज्यसभा के पास प्रधानमंत्री को चुनने की ताकत नहीं है, पर लोकसभा के पास है, तो लोकसभा क्या है, थोड़ी सी पावरफुल दिखती है। राज्यसभा को यह अधिकार हासिल नहीं है। अब बात करते हैं कार्यपालिका की। सीधा सा अभी तक हमने जो बात करी वो हमने विधायिका की करी, संसद के बारे में जाना, ठीक है, दोनों सदनों के बारे में, इनमें जाना। अब हम बात करते हैं कार्यपालिका। कार्य का पालिका, या मैं सीधा सा कहूं कार्य को पालन में लाने वाले, कार्य को लागू करवाने वाली जो संस्था होती है उसको क्या कहा जाता है, कार्यपालिका कहा जाता है। इन सभी अधिकारियों को सामूहिक रूप से कार्यपालिका के रूप में जाना जाता है। सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने के कारण इन्हें कार्यपालिका कहा जाता है। देखिए, अब सरकार में कौन है, प्रधानमंत्री है, मंत्री है। अब सरकार में प्रधानमंत्री और मंत्रियों के पास बहुत से अधिकारी होते हैं जो कि उनको क्या है, जानकारी देते हैं। देखिए, भारत में चुनाव लड़ने के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं है कि साहब आप LLB करोगे तभी आप कानून के मंत्री बन सकते हो, तभी आप चुनाव लड़ सकते हो, अगर आपने ये वाला कोर्स करा है तो ही आप चुनाव लड़ सकते हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ करके जा सकता है और उसकी अगर पार्टी में अच्छी पकड़ है, अगर पार्टी के बड़े बड़े नेताओं तक वो जानता है, तो वो मंत्री भी बन जाएगा। मतलब हम ये मानते हैं कि नेताओं को इतना नॉलेज नहीं है किसी भी चीज़ का देश को चलाने के लिए, तो वो क्या करते हैं, बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं, जो बिल्कुल इंटेलिजेंट व्यक्ति होते हैं देश के, जो एग्जाम देकर के पास हुए, उनको अपने पास अपॉइंट करते हैं और वो लोग उनको समय समय पर बताते हैं, सर आप ऐसा करिए, ऐसा करिए, ये सही है, ये सही है। और वो जो व्यक्ति हैं, वो जो सभी अधिकारी हैं, उनको सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, कार्यपालिका कहा जाता है। तो अब अगर आपसे कार्यपालिका की डेफिनेशन पूछ ले तो आप क्या लिखेंगे, यहां से लिखेगा सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने वाले। तो मतलब सरकार की जो नीतियां हैं उनको सच में कार्य में लाने वाले, लागू करने वाले जो लोग होते हैं, उनको कार्यपालिका कहा जाता है। ये अजीत डोभाल जी है, भारत के सुरक्षा अधिकारी हैं, ठीक है, सलाहकार हैं, ठीक है, भारत को जो प्रधानमंत्री जी है उनको डिफेंस के मामले पर, उनको सुरक्षा के मामले में सलाह देने वाले जो व्यक्ति हैं, अजीत डोभाल जी गजब के ही व्यक्ति हैं, सच में गजब के व्यक्ति हैं। अब बात करते हैं राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका की। अब कार्यपालिका को दो भागों में बांटा गया है, एक राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका, दूसरा गैर राजनीतिक और अस्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक और स्थायी, किसी लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका के दो हिस्से होते हैं। जनता द्वारा खास अवधि तक निर्वाचित लोगों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं, ठीक है ना। एक राजनीतिक है और एक स्थायी है। इसको राजनीतिक वाले को हम लोग क्या कहेंगे, अस्थायी कार्यपालिका कहेंगे, और इस वाली को हम गैर राजनीतिक कार्यपालिका कहेंगे, ठीक है। तो जो जनता द्वारा चुने जाते हैं वो क्या कहलाती है, राजनीतिक कार्यपालिका कहलाती है। जैसे अब नेताजी हैं, प्रधानमंत्री, मंत्री, ये सब क्या है, ये राजनीतिक कार्यपालिका ही, क्योंकि जनता ने चुना है, 5 साल के लिए चुना है, 5 साल बाद हट जाएंगे। और ये अस्थायी क्यों है, क्योंकि 5 साल बाद हट जाएंगे। पर कुछ समय पहले मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, आज मोदी जी प्रधानमंत्री, फिर आगे और कोई हो। ये राजनीतिक व्यक्ति होते हैं जो बड़े फैसले करते हैं, पर सारी जो पावर है वो इन्हीं लोगों के पास होती है, बड़े फैसले लेने की जो ताकत है वो इन्हीं के पास है। दूसरी ओर जिन्हें लंबे समय होने के लिए नियुक्त किया जाता है उन्हें स्थायी कार्यपालिका या प्रशासनिक सेवक कहा जाता है। अब जो दूसरे हैं जिनको लंबे समय के लिए सरकार आएगी जाएगी, वो अपने उस पोस्ट पर रहेंगे, 60 साल तक बने रहेंगे, उनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे बाकी आप सभी कलेक्टर इलेक्टर का भी आप उदाहरण देख सकते हो, ये सब इसमें आ जाता है। लोक सेवाओं में काम करने वाले लोगों को सिविल सर्वेंट या नौकरशाह कहा जाता है। वे सत्ताधारी पार्टी के बदलने के बावजूद अपने पदों पर बने रहते हैं। ये अधिकारी राजनीतिक कार्यपालिका के तहत काम करते हैं और रोजमर्रा के प्रशासन में उनकी सहायता करते हैं। परंतु ये जितने भी अधिकारी हैं वो जिस पार्टी की सरकार होगी उसके अनुसार काम करेंगे, वो जैसा बोलेंगे वैसा काम करेंगे, हाँ, और फिर वो काम करते रहेंगे और पार्टी बदल जाएगी, सरकार बदल जाएगी, तो भी वो अपने पदों पर बने रहते हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि राजनीतिक कार्यपालिका को गैर राजनीतिक कार्यपालिका से ज्यादा अधिकार क्यों होते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि देखो नेताजी से ज्यादा पढ़ा हुआ है अधिकारी, नेताजी से ज्यादा नॉलेज है उस अधिकारी को, नेताजी से ज्यादा उसको देश के बारे में, विदेश के बारे में, ज्ञान के, विज्ञान के, धर्म के, संस्कृति के, अधिकारों, कर्तव्य के बारे में नेताजी से ज्यादा जो पता है वो किसको पता है? उस अधिकारी को पता है।
तो जब अधिकारी को ज्यादा पता है तो फिर मुझे एक बात बताइए, फिर हमने गैर राजनीतिक कार्यपालिका मतलब जो अधिकारी है उनकी तुलना में ज्यादा पावर राजनीतिक कार्यपालिका को क्यों दिया, उन नेताओं को क्यों दिया जिनको इतना ज्ञान नहीं है? तो सीधा सा सवाल आता है, सीधा सा जवाब है, जनता सुप्रीम है, जनता पावरफुल है और जनता ने जिनको चुना है वो पावरफुल होने चाहिए। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा है कि फैसले वही लोग लेने चाहिए जिनको जनता ने चुना है, तभी लोकतंत्र है। जैसा पाकिस्तान में 1999 में क्या हुआ, परवेज मुशर्रफ राष्ट्रपति बन जाते हैं और स्थानीय स्तर, प्रांतीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव होते हैं, परंतु उनके फैसलों को नवाज शरीफ चेंज कर सकता था, बदल सकता था, तो वो लोकतंत्र नहीं था। तो फैसले वही लोग लें जिनको जनता ने चुना हो। तो इसीलिए तो हम राजनीतिक कार्यपालिका को ज्यादा ताकतवर बनाते हैं। किसी भी लोकतंत्र में लोगों की इच्छा सर्वोपरि होती है, मंत्री लोगों द्वारा चुना गया होता है और इस तरह उसे जनता की ओर से उनकी इच्छाओं को लागू करने का अधिकार होता है। तो जैसा जनता चाहेगी वैसा ही होगा। अब जनता ने इन लोगों को चुना है तो भाई तुम जाओ और तुम जाकर के देश के लिए काम करो। तो इसलिए राजनीतिक कार्यपालिका ज्यादा पावरफुल है, वह अपने फैसले के नतीजे के लिए लोगों के प्रति जिम्मेदार होते हैं। इसी वजह से मंत्री ही सारे फैसले लेते हैं। देखिए हम मंत्री क्या करता है, मंत्री जनता की इच्छा देखता है, जनता क्या चाहती है, जनता चाहती है कि हाँ साहब ये होना है। अब जैसे एक बात देखिए कि हमने ओबीसी का आरक्षण की बात करी, तो क्या वो वीपी सिंह जी उन्होंने पहले ही चुनाव में घोषणा कर दी थी कि अगर हम जीत गए तो आरक्षण लागू कर देंगे? मतलब लोगों ने वोट करा ही होगा ना कि हाँ साहब रिजर्वेशन मिलेगा, आरक्षण मिलेगा, तो वोट करो वीपी सिंह की सरकार को, जनता दल को वोट करा। जनता की इच्छा थी कि आरक्षण लागू होना चाहिए, तो भाई आरक्षण क्या कर देगा, लागू कर देगा। मंत्री जनता की इच्छा को देख करके काम करते हैं, ठीक है। और जवाबदेही जो होता है ना वो भी सरकार और मंत्री होते हैं। आज देश की जनता कुछ अच्छा होगा तो क्या बोलेगी, मोदी जी बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री, बहुत ही अच्छे पता। ये नहीं बोलेंगे कि मोदी जी के पीछे इतने जो अधिकारी लगे हुए हैं वो अच्छे हैं। नहीं, कौन जानता है अधिकारियों को, नहीं जानते हम, तो पता ही नहीं कौन है। हम प्रधानमंत्री जी को जानते। बुरा काम हुआ तो हम बोलेंगे प्रधानमंत्री खराब है, बेकार है हमारा प्रधानमंत्री, ऐसा है वैसा ही हो। हमने अधिकारियों को गाली क्यों नहीं दी भाई? क्यों, हम अधिकारियों को जानते ही नहीं। हमने प्रधानमंत्री जी को चुना तो प्रधानमंत्री जी आप बताओ क्या आप जो करोगे आपको ही ताली और आपको ही गाली। तो इसलिए हम डायरेक्टली क्या करते हैं, हम उन्हीं को दोष देते हैं और उन्हीं के लिए ही अच्छा कहते हैं। फिर बात करते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की। संसदीय व्यवस्था में सबसे पावरफुल अगर कोई पोस्ट है तो वो प्रधानमंत्री है। तो अब ये प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में जानते हैं। इस देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था, तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो देश का प्रधानमंत्री है। फिर भी प्रधानमंत्री के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। फिर भी देखिए प्रधानमंत्री के लिए कोई डायरेक्ट चुनाव नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि 2 कैंडिडेट खड़े होंगे और हम वोट करेंगे यही प्रधानमंत्री बनना चाहिए, नहीं। हमारा सिस्टम क्या कहता है कि भाई लोकसभा में जितनी सीटें हैं उन सीटों में जिसको 50% से ज्यादा मिल जाएगा, जिस भी पार्टी को, वो लोग मिलकर करके क्या करेंगे, एक व्यक्ति को चुन लेंगे और वो प्रधानमंत्री बन जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने 2019 का उदाहरण दिया, 303 जो बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं और बीजेपी के जो नेता है उन्होंने क्या बोला कि हमारा नेता कौन है, मोदी जी हैं। तो फिर मोदी जी नेता बनने का मतलब, इनका नेता बनने का मतलब क्या है कि हमारा प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, मोदी जी करेंगे। और मोदी जी फिर क्या हो जाएंगे, प्रधानमंत्री हो जाएंगे। जिनको ये लोग चुनेंगे वही क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री बन जाएगा। और उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति जी नियुक्त कर देते हैं, उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति जी शपथ दिला देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, अपनी मर्जी से नहीं करेगा कि नहीं साहब आप नहीं, आप बैठ जाओ, आप खड़े हो, आप बन सकते हैं प्रधानमंत्री, ऐसे नहीं। वो यहाँ पे जिन्होंने नेता चुना है वही होगा। लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकते। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या पार्टियों के गठबंधन के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। फिर बात करते हैं मंत्री की। प्रधानमंत्री का जो दूसरा नंबर आता है वो मंत्री का आता है। प्रधानमंत्री को नियुक्त करने के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर दूसरे मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। अब प्रधानमंत्री हो गया, अब प्रधानमंत्री क्या करेगा, अपनी टीम तैयार करेगा, साहब ये मेरी टीम है, इसमें ये मंत्री होंगे। और फिर मंत्रियों को भी शपथ दिलाने का काम किसका है, राष्ट्रपति जी का है। जैसे ये एक मंत्री है, फॉरेन मिनिस्टर है, विदेश मंत्री एस जयशंकर जी, मेरे मतलब सबसे प्रिय मंत्रियों में से एक है, मुझे सबसे बेहतरीन व्यक्तियों में से एक लगते हैं, गजब के ही मंत्री हैं। मंत्री अमूमन उसी पार्टी या गठबंधन के होते हैं जिससे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। तो जनरली क्या होता है, मंत्री कौन बनेगा, उसी पार्टी का बनेगा जिसकी बहुमत है। प्रधानमंत्री मंत्रियों के चयन के लिए स्वतंत्र होता है बशर्ते वह संसद के सदस्य हो। तो प्रधानमंत्री चाहे तो किसी को भी मंत्री बना सकता है, मतलब चाहे वो लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, बस दोनों में से किसी भी संसद का एक सदन का अंग होना चाहिए, किसी ना किसी का मेंबर वो होना चाहिए। कभी कभी ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जा सकता है जो संसद का सदस्य नहीं हो। अब देखो ये बात बड़ी ध्यान रखना कि लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर नहीं हो फिर भी आपको क्या कर दिया जाएगा, मंत्री बना दिया जाएगा। परंतु 6 महीने के अंदर अंदर विद इन द 6 मंथ्स आपको क्या करना होगा, या तो लोकसभा में पहुंचना पड़ेगा या राज्यसभा में पहुंचना पड़ेगा, तभी आपकी जो मंत्री का पद है वो जारी रहेगा, नहीं तो आप ऑटोमेटिकली हट जाओगे। जैसे कि इनका उदाहरण लेते हैं एस जयशंकर जी का। जब
2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली थी, उस दिन इनको मंत्री की शपथ दिला दी गई थी, परंतु ये ना लोकसभा के भाग थे ना राज्यसभा के भाग थे। परंतु फिर 6 महीने के अंदर अंदर इनको गुजरात से कहां पहुंचा दिया गया, राज्यसभा में पहुंचा दिया गया, क्योंकि गुजरात में बीजेपी की सरकार थी, मतलब ज्यादा विधायक जो थे बीजेपी के थे, तो उन्होंने वोट कर दिया कि नहीं साहब एस जयशंकर जी कहां जाएंगे, हमारी तरफ से गुजरात की तरफ से राज्यसभा में जाएंगे, तो ये मंत्री बने हुए हैं। और अगर 6 महीने के अंदर नहीं पहुंचा पाते तो फिर नहीं बन पाते। ये जो पार्टी के हेड होते हैं, जो मुखिया होते हैं, वो पूरा कैलकुलेशन रखते हैं कि हाँ साहब इसको भेज देंगे, ऐसा हो जाएगा, इजीली काम हो जाएगा, तो मंत्री बना लो। लेकिन उस व्यक्ति का मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य चुना जाना जरूरी है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि 6 महीने के अंदर अंदर चुना जाना जरूरी है। अगर सवाल पूछा जाए कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति मंत्री बन सकता है जो कि लोकसभा राज्यसभा का भाग ना हो, सदस्य ना हो, तो बोल बिल्कुल बन सकता है, परंतु 6 महीने के अंदर उसको किसी भी सदन में चुन करके जाना जरूरी है। फिर बात करते हैं मंत्रिपरिषद की। मंत्रिपरिषद उस निकाय का सरकारी नाम है जिसमें सारे मंत्री होते हैं। इसमें अमूमन विभिन्न स्तरों के 60 से 80 मंत्री होते हैं। टोटल मंत्री कितने होंगे, तो टोटल मंत्री कहा गया है कि 545 का 15% होंगे, 15% होंगे। ये भारत का संविधान कहता है। और ये बात कब जोड़ी गई थी, 2001 में जोड़ी गई थी कि भैया जितना लोकसभा में जितने टोटल मेंबर होंगे उसका 15% होंगे। तो जब हम इसका राउंड ऑफ लेते हैं तो 80 पॉइंट कुछ निकल के आता है, मतलब 81। तो टोटल मंत्री बन सकते हैं 81। इसमें से एक प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री कितने मंत्री बना सकता है, 80 मंत्री बना सकता है, 80 से ज्यादा नहीं। अब आप वो कैसे बनाओ, बड़े छोटे कैसे मंत्री बनाओ, पर 80 से ज्यादा मंत्री प्रधानमंत्री नहीं बना सकता। अब मंत्री 3 प्रकार के होंगे, एक कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्री। ये एक मीटिंग की मैंने तस्वीर आपको दिखाई। पहले बात कर लेते हैं कैबिनेट मंत्री की। कैबिनेट मंत्री अमूमन सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता होते हैं, प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। तो कैबिनेट मंत्री कौन बनता है, जो उस पार्टी का या जो गठबंधन जो 2-3 पार्टियों को मिलकर के सरकार बनती है, उन पार्टियों का वरिष्ठ नेता होते हैं, जो बड़े नेता होते हैं, वही मंत्री बनते हैं, कैबिनेट मंत्री बनते हैं। और उनके पास जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट होते हैं ना, मेन जो डिपार्टमेंट है, मुख्य जो डिपार्टमेंट है, विभाग है, उनको वो संभालते हैं। जैसे अमित शाह जी हैं, ठीक है, तो उस समय ये बीजेपी के अध्यक्ष भी थे, तो मतलब सब पावरफुल पोस्ट पर थे और बड़े नेता हैं, पुराने नेता हैं बीजेपी के। तो ये चुनाव जीत करके आए और इनको क्या बनाया गया, गृह मंत्रालय इनको सौंपा गया। कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद के नाम पर फैसले करने के लिए मंत्रियों की बैठक बुलाते हैं। तो जनरली जब प्रधानमंत्री जी को मीटिंग करनी होती है, बैठक करनी होती है, तो कैबिनेट की ही बैठक बुलाते हैं। बाकी जो 2 अन्य प्रकार के मंत्री उनको नहीं बुलाते। मेनली मीटिंग इनकी होती है, इसीलिए कहा जाता है कि आज कैबिनेट की बैठक होगी, आज कैबिनेट की मीटिंग होगी। तो उसमें जितने बड़े बड़े जो कैबिनेट मंत्री हैं वो आते हैं। जनरली इसमें कैबिनेट जो टोटल मंत्री होंगे वो 20 से 25 मंत्री होते हैं, ज्यादा नहीं होते। इस तरह कैबिनेट मंत्रिपरिषद का शीर्ष समूह होता है, इसमें करीब 25 मंत्री होते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। दूसरा होता है राज्य मंत्री। राज्य मंत्री अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। मतलब कैबिनेट मंत्री, जैसे अब गृह मंत्रालय है, तो गृह मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री अमित शाह जी हो गए, पर एक बड़ा डिपार्टमेंट है तो उसमें उनकी हेल्प करने के लिए एक और मंत्री बना दिया जाता है, जिसको राज्य मंत्री कहा जाता है। ये राज्य ऐसा नहीं है कि राजस्थान बिहार वैसा नहीं, राज्य मंत्री, ठीक है। फिर है स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री अमूमन छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। इनमें इनका हेड कोई नहीं है, जैसे यहाँ पे राज्य मंत्री में कैबिनेट मिनिस्टर उनके टॉप पर है, हेड पर है, नहीं, यहाँ पे ये फ्री है। कभी कभार छोटे मोटे डिपार्टमेंट इनको दे दिए जाते हैं और बिल्कुल ही प्रधानमंत्री जी को लगता नहीं साहब इस डिपार्टमेंट में मुझे जानकारी चाहिए, तो इनकी मीटिंग बुला लेते हैं, नहीं तो नहीं बुलाते। वे विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर ही कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं। तो इनको विशेष रूप से बुलाया जाए तो ही जाते हैं, नहीं तो ये नहीं जाते। जनरली कैबिनेट जो मिनिस्टर्स होते हैं वही मीटिंग लेते हैं। अब बात करते हैं कैबिनेट सचिवालय की। टीम के रूप में कैबिनेट की मदद कैबिनेट सचिवालय करते हैं। उसमें कई वरिष्ठ नौकरशाह शामिल होते हैं जो विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए क्या है, अब जितने भी मंत्री हैं उनके पास क्या होंगे, कुछ सचिव होंगे। सचिव कौन है, जो बड़े बड़े अधिकारी है ना, उनको कहा गया है। तो वो बड़े बड़े अधिकारी उनके साथ होंगे। तो ये जितने भी सारे जो कैबिनेट मिनिस्टर है, जितने मंत्री है, उनके जो सचिव है, उन सबको जो ग्रुप मिलाकर के हम क्या कह देते हैं, कैबिनेट सचिवालय कह देते हैं। यही क्या करते हैं, सरकार की बड़ी मदद करते हैं देश को चलाने में। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री के अधिकारों की। प्रधानमंत्री जी का बहुत ज्यादा अधिकार है, लेकिन सरकार के प्रमुख के नाते प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं। वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। तो जब भी कोई भी कैबिनेट की बैठक होगी तो उसके जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे, प्रधानमंत्री जो होंगे। मतलब सरकार का मुखिया कौन है, प्रधानमंत्री है। तो सारी मीटिंग्स इन्हीं की ही लीडरशिप में होंगी। वह विभिन्न विभागों के कार्य का समन्वय करता है। विभागों के विवाद के मामले में उसका निर्णय अंतिम माना जाता है। तो अब क्या है, जो अलग अलग विभाग है, जैसे मान लीजिए ये विदेश मंत्री कुछ कह रहे हैं, कानून मंत्री और कुछ है, सड़क मंत्री है वो, तो इन सब की बातें सुनता है, इन सब लोगों के बीच में तालमेल बनाने की कोशिश करता है कि देखिए
आप कानून मंत्री है, आप विदेश मंत्री है, आप कह रहे हो कि विदेशों में ये कानून बहुत अच्छा है और आप मना करो नहीं, एक बार दोनों बैठ करके डिसीजन लो, बातचीत करो, क्या सही है, हम बीच का क्या रास्ता निकाल सकते हैं, और जो ये सही है ये फाइनल डिसीजन है, इसको मानना होगा, जो कि प्रधानमंत्री तय कर लेते हैं। वह विभिन्न विभागों की सामान्य निगरानी करते हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के जो मंत्री है वो कितना काम कर रहे हैं। अच्छा, आप सड़क मंत्री हो, कितनी सड़कें अब बन गई है भारत में। अच्छा, कानून मंत्री, कौन से नए कानून पर आप काम कर रहे हो। अच्छा, सामाजिक न्याय मंत्रालय है आपके पास, समाज में क्या समस्या चल रही है, क्या डिमांड है समाज, क्या और आप बेहतर कर सकते हो समाज को सुधारने के लिए, सब पे निगरानी रखते हैं। और यह है प्रधानमंत्री जी। सारे मंत्री उसी के नेतृत्व में काम करते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रियों को काम का वितरण और पुनः वितरण कर सकता है। तो जो सारे मंत्री हैं वो उन्हीं के नेतृत्व में काम करेंगे, जैसा प्रधानमंत्री जी बोलेंगे वैसा ही काम करना होगा। और प्रधानमंत्री क्या कर सकता है, मंत्रियों को काम का वितरण और पुनः वितरण कर सकता है। मतलब जैसे मान लीजिए आज मैं मंत्री हूँ, मुझे मंत्री बना रखा है, परंतु अभी मेरे पास क्या था कि रोड डिपार्टमेंट था, रोड्स का था। अब मुझे क्या करा, रोड्स डिपार्टमेंट से हटा करके क्या कर दिया, सामाजिक मंत्रालय बना दिया। तो मेरा काम बदल दिया, अब मैं रोड नहीं बनाऊंगा, अब मैं सामाजिक कल्याण के लिए काम करने वाले चीजों पर ध्यान दूंगा। उसे किसी मंत्री को बर्खास्त करने का भी अधिकार है। तो जैसे भाई मान लीजिए मैं मंत्री था, पर अब प्रधानमंत्री जी को लगा मैं सही नहीं काम कर रहा हूँ, तो मुझे हटा देंगे, दूसरे को मेरी जगह मंत्री बना लेंगे। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। तो मतलब जब प्रधानमंत्री जी हट जाएंगे, जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया उस दिन ऑटोमेटिकली पूरा मंत्रिमंडल हट जाएगा। या प्रधानमंत्री जी की डेथ हो जाती है तो भी पूरा मंत्रिमंडल हट जाता है। जैसे जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हुई 64 में, और जैसे उनकी डेथ होने का नया मंत्रिमंडल में शास्त्री जी नए प्रधानमंत्री बने, फिर वो अपनी नई टीम बनाएंगे। ओके, इस तरह अगर भारत में कैबिनेट सबसे अधिक प्रभावशाली संस्था है तो कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री है। अगर सबसे ताकतवर कोई फैसले लेने वाली संस्था कैबिनेट है तो उस कैबिनेट के अध्यक्ष प्रधानमंत्री है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत में सबसे ताकतवर व्यक्ति अगर कोई है तो प्रधानमंत्री है। गठबंधन सरकार का प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर सकता। देखो अब जैसे क्या है कि हमने कहा कि 550% मिलना चाहिए, अब 303 बीजेपी को मिली। यहाँ तो क्या है, अकेली बीजेपी पार्टी है इसलिए आराम से शासन कर सकते हैं। परंतु अगर मान लो किसी पार्टी को 274 सीटें मिले ही ना, तो फिर क्या होता है, 2-3 पार्टियां मिलकर के सरकार बनाती हैं, उसमें से एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाता है। अब उस प्रधानमंत्री के लिए फैसले लेना आसान नहीं है। एक पार्टी वाला कह रहा है नहीं साहब ये काम करो, ये नहीं करा तो हम आपका साथ छोड़ देंगे। दूसरी पार्टी वाला कह रहा है नहीं ये काम कर दिया तो हम आपका साथ छोड़ देंगे, ऐसा मत करना। तो वो जो प्रधानमंत्री जो गठबंधन सरकार का होता है वो अपनी मर्जी से फैसला नहीं ले पाता, आसानी से फैसला नहीं ले पाता, क्योंकि उसकी सरकार क्या है, 2-3 पार्टियों के साथ टिकी हुई है। अगर कोई भी पार्टी नाराज होकर के चली गई तो उसकी सरकार गिर जाएगी, मतलब फिर चुनाव होंगे, फिर नई सरकार आएगी। अब बात करते हैं राष्ट्रपति जी की। ठीक है, एक और जहां प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, वहीं राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है, हेड ऑफ द नेशन होता है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष केवल नाम के अधिकारों का प्रयोग करता है। ठीक है, तो हमारे देश में जो राष्ट्रपति जी हैं वो सिर्फ नाम मात्र हैं। ठीक है, नाम के अधिकारों का प्रयोग करते हैं। इनके पास जो भी अधिकार है उन सारे अधिकारों का प्रयोग वो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करते हैं। मंत्रिपरिषद कहता है मैम ये करना है, सर ये ऐसा करना, फिर वो उसी हिसाब से काम करते हैं। हमारी संसद की व्यवस्था और ब्रिटेन की संसद की व्यवस्था सेम है, बस ब्रिटेन का जो हेड है वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष है वो राजा या रानी होगा, पर हमारे राष्ट्रपति जी हैं। इसलिए हम लोग गणतंत्र भी है, क्योंकि हमारा जो सर्वोच्च स्थान है, जो पहला सबसे बड़ा पद है, वो क्या है, निर्वाचित है। राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता, तो डायरेक्टली जनता नहीं चुनती। अब इनको चुनता कौन है, लोकसभा के मेंबर्स है वो चुनेंगे जिनको जनता ने चुना था। ठीक है, राज्यसभा के लोग चुनेंगे जिनको राज्यों की विधानसभा के लोगों ने चुना था और उनको जनता ने चुना था। ठीक है, तो लोकसभा के लोग वोट डालेंगे, राज्यसभा के लोग वोट डालेंगे, और राज्यों में जितनी विधानसभा है वहां के जो लोग हैं वो वोट डालेंगे। तो मतलब जनता नहीं चुन रही, पर जनता के लोग ही उनको चुन रहे हैं। संसद सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य उसे चुनते हैं। तो संसद के सदस्य लोकसभा और राज्यसभा, और राज्यों की जो विधानसभा है उनके सदस्य इनको चुनते हैं। राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी को चुनाव जीतने के लिए बहुमत हासिल करना होता है। इससे ये तय हो जाता है कि राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो राष्ट्रपति जी को क्या है, 50% से ज्यादा वोट लाना जरूरी होता है। जैसे हम क्या देखते हैं, जैसे मान लीजिए लोकसभा है, लोकसभा के लिए हमने क्या करा था कि ये वाला पार्ट है, इसे बांट दिया उसको दे। ठीक है, फिर जैसे इस वाले इलाके से क्या हुआ, व्यक्ति खड़े हुए और टोटल यहाँ पे 100 लोग हैं वोट डालने वाले। अब एक जने को क्या मिला, अब यहाँ पे जैसे 5 जने खड़े हुए, एक जने को 30 वोट मिले, एक को 20 मिले, एक को 25 मिले, फिर एक को 25 मिले, ओके, और एक को जैसे मान लीजिए कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, ऐसा हो गया। तो अब देखिए, अब आप बताओ इसमें से कौन जीता, तो आप बोलोगे सर ये वाला जीत गया, पर इसको तो 50% से ज्यादा तो मिला ही नहीं भाई। 50% ज्यादा का मतलब था 51 मिलने चाहिए,
पर ये जीत गया। तो लोकसभा में जब वोटिंग होती है, लोकसभा के लिए जब हम लोग वोट करते हैं, तो उसमें हम ये कहते हैं जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीत करके चला जाएगा। परंतु राष्ट्रपति जी वाले में ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति जी में उनको 50% से ज्यादा ही वोट चाहिए। तो जितने भी सांसद विधायक वोट करेंगे उनमें से 50% से ज्यादा वोट किसके पास आने चाहिए, एक व्यक्ति के पास आने चाहिए, वही राष्ट्रपति बनता है, और यह है राष्ट्रपति जी। सारी सरकारी गतिविधियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होती हैं। तो जितने भी सरकारी काम होंगे वो सारे राष्ट्रपति जी के नाम पर ही होंगे। सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसले उसी के नाम से जारी होते हैं। सभी प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होती है। तो सारे कानून जो बनेंगे वो उनके नाम पे बनेंगे। सरकार जो कोई भी फैसला लेगी उसमें फाइनल हस्ताक्षर जो होंगे वो राष्ट्रपति जी के होंगे। कोई भी नियुक्ति करेगी, मतलब प्रधानमंत्री नियुक्त करना, मंत्री नियुक्त करना, सुप्रीम कोर्ट के जज बनाना, सारे काम करने किसके नाम पर होंगे, राष्ट्रपति जी के होंगे। राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर बड़े कीमती है। वह भारत के मुख्य न्यायाधीश, तो जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनको, सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो जज बैठेंगे उनको, राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल मैंने बोला था ना, राष्ट्रपति जी नियुक्त करके भेजेंगे, चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग कराने वाली जो संस्था है उसका जो हेड होगा वो, और दूसरे देशों में राजदूत आदि को नियुक्त करता है। और जो दूसरे देश में हमारे एम्बेसडर्स होते हैं, हमारे राजदूत होते हैं, उनको भी जो नियुक्त करने का काम करते हैं वो राष्ट्रपति जी ही करती है। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते उसी के नाम पर होते हैं। तो कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी होगी उस पर इन्हीं का हस्ताक्षर होंगे। भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति ही होता है। तो जितने हमारे जो तीनों रक्षा बल हैं, जो फोर्सेज है हमारी, उनका सुप्रीम कमांडर है, मतलब सबसे टॉप पोस्ट इन्हीं के पास है। राष्ट्रपति इन अधिकारों का इस्तेमाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। अभी देखिए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। राष्ट्रपति ये जितने भी अधिकार है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। मतलब प्रधानमंत्री और मंत्री जी जैसा बोलेंगे, मतलब प्रधानमंत्री जनरली किस मैम ये ऐसा करना है, सर ये ऐसा, तो उन्हीं के आधार पर किया जाता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह पर पूर्ण विचार करने के लिए कह सकता है। हाँ, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को प्रधानमंत्री को कह सकता है। ये सही नहीं लग रहा है मुझे, एक बार आप सोचिए, इस पर एक बार विचार करिए, फिर से विचार करके मेरे पास आइएगा। लेकिन अगर वही सलाह दोबारा मिलती है तो वह उस मानने के लिए बाध्य होता है। ये सीधा किस में कहा गया है, ये इसमें कहा गया है, जैसे मान लीजिए कोई भी कानून होता है तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों पास कर दे, पर जब वो बिल, वो पेपर राष्ट्रपति जी के पास आए तो राष्ट्रपति जी कहते हैं मुझे सही नहीं लग रहा है, एक बार आप इसको देखिए, ये कमियां मुझे लग रही है। परंतु अगर मान लीजिए वापस घूम फिर करके वही चीज सेम टू सेम आ जाती है, डिक्टो आ जाती है, तो फिर राष्ट्रपति जी को उस पर साइन करना ही पड़ेगा, फिर वो बाध्य है, फिर मना नहीं कर सकते हो। इसी प्रकार संसद द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे कुछ समय के लिए रोक सकता है। तो राष्ट्रपति जी के पास ये पावर है कि वो चाहे तो उसको रोक सकते हैं। वो समय कितना भी ले सकते हैं, वो 5 दिन, 10 दिन, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक चाहे रोक के रख सकते हैं, रोकने में कोई आपत्ति नहीं है। वह विधेयक पर पूर्ण विचार के लिए वापस संसद को वापस भेज सकते हैं। तो मैंने कहा ना, वापस भेज सकते हैं, और पर वापस के बाद वो सेम टू सेम वैसा का वैसा आ गया तो फिर साइन करना जरूरी हो जाएगा। लेकिन अगर संसद दोबारा विधेयक पारित करती है तो उसे उस पर हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। फिर ये मजबूरी है, फिर बाध्य है, बाउंड है राष्ट्रपति को उनको हस्ताक्षर करके ही भेजना पड़ेगा। तो आप सोच रहे होंगे कि राष्ट्रपति करता क्या है, ठीक है। बहुत सी बार बच्चों के दिमाग में, और यहाँ तक कि जो बड़े बड़े यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनके दिमाग में ये सवाल आ जाता है, राष्ट्रपति की जरूरत ही क्यों है? जब सारे ही काम प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर कर रहा है तो फिर ऐसे पोस्ट की आवश्यकता ही क्यों है, राष्ट्रपति की आवश्यकता ही हम लोगों को क्यों है? एक महत्वपूर्ण चीज है जो उसे स्वविवेक से करनी चाहिए, वो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। देखिए, अब एक जो इंपॉर्टेंट चीज है तो वो है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति वो अपने स्वविवेक से करते हैं, अपना दिमाग इस्तेमाल कर करके करते हैं। जब कोई पार्टी या गठबंधन चुनाव में बहुमत हासिल नहीं कर लेता है तो राष्ट्रपति के पास कोई विकल्प नहीं होता है। अब जब किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है तो फिर राष्ट्रपति जी किसको अपॉइंट करें? क्योंकि जब पार्टी को बहुमत मिल जाता है तो वो बोल देते ये हमारा नेता है, इसको प्रधानमंत्री बना दो, और फिर ये बोले उनको मंत्री बना देना। उसे लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना होता है। तो लोकसभा में जो बहुमत वाली पार्टी होती है या गठबंधन के नेता होते हैं उनको प्रधानमंत्री बनाना पड़ता है। जब किसी पार्टी या गठबंधन को लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं होता है तो राष्ट्रपति अपने विवेक से काम लेता है। कैसे? वह ऐसे नेता को नियुक्त करता है जो उसकी राय में लोकसभा में बहुमत जुटा सकता हो। तो फिर देखिए, जनरली होता क्या है, फिर राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, जिस पार्टी को ज्यादा सीटें मिली होती हैं उस पार्टी के नेता को बुलाते हैं, बोले आओ यहाँ पर आओ, आप में इतनी कैपेसिटी है कि आप और 2-3 पार्टियों से बात कर करके आप अपनी सरकार बना सकते हो। मैं आपको 10 दिन का मौका देता हूँ, आप जाकर के कोशिश करिए आप सरकार बना सको। वो मान लीजिए बना लेता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाता तो उनसे कम सीटें जिस पार्टी को दूसरे नंबर पे मिली हो उनको बुलाता है। उसके नेता को बोले भाई आप बना सकते हो, बोला बना सकते हैं, तो बोले जाओ 5 दिन का 7 दिन का टाइम आपको भी दिया मैंने, बना करके देख लो। तो वो ऐसे विवेक का इस्तेमाल कर करके मौका देते था। फिर जो बना लेता तो ठीक, और नहीं बन पाते तो फिर से चुनाव होते हैं।
ऐसे मामले में राष्ट्रपति नवनियुक्त प्रधानमंत्री में से एक तक समय के भीतर लोकसभा में बहुमत साबित करने के लिए कहता है। तो किसी एक व्यक्ति या एक पार्टी को कहता है कि आप अपना क्या है बहुमत साबित कर दीजिए, मतलब आप लोग इकट्ठा कर लीजिए जो 50% से ज्यादा हो और फिर वो आप सरकार बन जाएगी वहां पर। अब बात करते हैं न्यायपालिका की, जो कि हमारी तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, जुडिशरी कहते हैं। न्यायपालिका देश के विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। तो देश में 3 स्तर पर सबसे ऊपर जो है, देश की सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, जिसको सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है, फिर है हाई कोर्ट जिसको उच्च न्यायालय कहा जाता है, और सबसे नीचे है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट जिनको जिला न्यायालय कहा जाता है। ठीक है ना, इस प्रकार से ये सब जिले में होंगे, ये हर एक राज्य में एक एक होगा और ये पूरे देश में एक होता है। तो इन सबको मिलाकर करके हम लोग क्या कह देते हैं, न्यायपालिका या जुडिशरी कह देते हैं। भारतीय न्यायपालिका में पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय, तो पूरे देश के लिए कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा। राज्यों में उच्च न्यायालय, मतलब हर स्टेट्स के लिए कौन होगा, हाई कोर्ट होगा। और जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर के न्यायालय होते हैं, और जो बाकी लोअर लेवल पर है जो उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या जिला न्यायालय कहते हैं वो होते हैं। भारत में न्यायपालिका एकीकृत है। एकीकृत का मतलब होता है बेटा इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कोई मामला है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, सुरेश और रमेश, इन दोनों के बीच में किसी जमीन को लेकर के विवाद चल रहा है। सुरेश कहता है कि मेरी जमीन को रमेश ने हड़प लिया है, ठीक है, सुरेश ने कहा कि मेरी जमीन को रमेश ने हड़प लिया है, पर रमेश कहता है नहीं नहीं साहब मैंने तो नहीं हड़पा, ये मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, मामला गया, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामला जाता है, मामला गया तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले ने बोला नहीं नहीं साहब सुरेश सही कह रहा है, जमीन हड़पी है रमेश ने, पर रमेश बोला नहीं नहीं मैंने तो नहीं हड़पी। तो फिर रमेश क्या करेगा, हाई कोर्ट चला जाएगा। हाई कोर्ट वाले भी कहते हैं नहीं नहीं रमेश ने जमीन हड़पी है, तो सुरेश को फंसा रहा है। वो बोले अरे यार क्यों तुम लोग मुझे क्यों फंसा रहे हो, मैंने नहीं हड़पी। बोले ठीक है, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट अगर ये कह दे कि हाँ सुरेश सही कह रहा है, रमेश आपने जमीन ली है इसकी, तो मानना पड़ेगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि नहीं नहीं अभी तक के जो भी फैसले थे गलत थे और सुरेश उस पर आरोप लगा रहा है, उसको फालतू में फंसाने की कोशिश कर रहा है, रमेश ने कोई जमीन नहीं हड़पी है, तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना पड़ेगा। मतलब एक इस कोर्ट का फैसला यहां तक पहुंच गया, मतलब ऐसा नहीं है कि जो मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही रहेगा, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच सकता। एकीकृत हैं, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, ठीक है ना, ये बात कही गई है। इसका मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है। तो पूरा कंट्रोल जो है वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट के हाथ में। क्योंकि मैंने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो मानना ही पड़ेगा। आप इनका फैसला टाल करके यहां जा सकते हो, इनका यहां पे जा सकते हो, परंतु इनका तो आपको मानना ही पड़ेगा, ये कंट्रोल कर रहे हैं सबको। वह इनमें से किसी भी विवाद की सुनवाई कर सकता है। देश के नागरिकों के बीच में अगर देखिए 2 लोगों के बीच में लड़ाई हो जाए तो उसकी सुनवाई कौन कर सकता है, न्यायपालिका कर सकती है। नागरिकों और सरकारों के बीच में, ठीक है, नागरिक और सरकार के बीच में अगर मामला आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट उसको सोल्व कर सकता है। जैसे हमने देखा अभी ओबीसी रिजर्वेशन वाला, 2 या 2 से अधिक राज्यों की सरकारों के बीच में अगर 2 राज्य की सरकारें ही लड़ पड़े तो उनके मामले को भी सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा। केंद्र और राज्य सरकार के बीच में और केंद्र और किसी राज्य सरकार के बीच में लड़ाई हो जाए तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा। ये फौजदारी और दीवानी मामले में भी अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है। ये उच्च न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ सुनवाई कर सकता है। तो जो 2 प्रकार के जो मामले होते हैं, फौजदारी और दीवानी मामले, इन दोनों के मामले में भी जो अपील करनी है वो सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है और उच्च न्यायालयों के जो फैसले आते हैं उनके खिलाफ भी वो मामला सुना सकता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब है कि वह विधायिका या कार्यपालिका के नियंत्रण में नहीं है। देखिए, भारत की न्यायपालिका एकीकृत है वो समझा दिया, और भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र भी है। स्वतंत्रता का मतलब ये हो गया कि वो ना तो विधायिका के दबाव में है, संसद के दबाव में भी नहीं है, और कार्यपालिका के दबाव में भी नहीं, मतलब सरकार के, राष्ट्रपति जी के, किसी के भी दबाव में नहीं। न्यायाधीश सरकार के निर्देश या सत्ताधारी पार्टी की मर्जी के मुताबिक काम नहीं करते। तो जो न्यायाधीश होते हैं, जो जज होते हैं हमारे, वो सरकार के अनुसार काम नहीं करते हैं, या जो सरकार में जो बैठी पार्टी है उसकी इच्छा के अनुसार काम नहीं करते हैं। वो तो किसके अनुसार काम करते हैं, जो देश का संविधान कहता है। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, उसी आधार पर काम करते हैं। इसी वजह से सभी आधुनिक लोकतंत्रों में अदालतें विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती। तो अब भी जितने भी आधुनिक लोकतंत्र हैं उनमें जो अदालतें हैं, जो कोर्ट हैं, वो विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती हैं, किसी के नीचे नहीं होती, वो अपनी स्वतंत्र है, वो आज़ाद है न्यायपालिका। भारत ने इस लक्ष्य को हासिल कर लिया है। तो भारत ने भी इस लक्ष्य को हासिल कर लिया है जिसमें देश की जो न्यायपालिका है वो क्या है, बिल्कुल आज़ाद है, वो बिल्कुल फ्री है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को प्रधानमंत्री की सलाह पर और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के मशवरे पर नियुक्त करता है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट के जो जज होंगे
उनको नियुक्त करने का काम किसका है? राष्ट्रपति जी का है। पर राष्ट्रपति जी किसके कहने पे करता है? राष्ट्रपति जी क्या करता है, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, मुख्य न्यायाधीश है उनके, और जो प्रधानमंत्री जी जिनका नाम भेजते हैं उनके कहने पे क्या करता है? नियुक्त करता है। सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को अमूमन मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। और देखिए अब सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस होते हैं वो 34 होते हैं, 34 में से एक क्या बन जाएंगे? मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, और बाकी 33 जज होंगे। ये एक मुख्य न्यायाधीश कौन बनता है? जो सबसे बड़ा हो, जिनकी उम्र सबसे बड़ी हो, जो सबसे वरिष्ठ हो, उनको मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाएगा। न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद उसे उसके पद से हटाना लगभग असंभव सा हो जाता है। अगर किसी को एक बार राष्ट्रपति जी ने जज नियुक्त कर दिया तो उसको हटाना बड़ा ही असंभव है। भारत में राष्ट्रपति जी को हटाना और सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाना बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत मुश्किल काम है, इतनी आसानी से नहीं हटाया जा सकता। किसी भी न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके ही हटाया जा सकता है। मतलब लोकसभा के भी 2/3 मतलब 66% लोग क्या है कि हाँ भाई इस जो जज है इसको हटा दो। फिर राज्यसभा के भी 2/3 66% लोग कहे कि इसको हटा दो, तो ही वो हटेगा, नहीं तो नहीं हट सकता। और आज तक भारत के लोकतंत्र में ये काम नहीं हुआ है, अच्छी बात है। भारत की न्यायपालिका दुनिया की सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक है। ठीक है, मतलब जहाँ पे विश्वास है, जहाँ पे ट्रस्ट है लोगों को कि हाँ साहब हमारी न्यायपालिका अच्छी है, तो एक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक है हमारे भारत की न्यायपालिका। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को देश के संविधान की व्याख्या का अधिकार है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, इनको संविधान की व्याख्या का अधिकार है। जिससे देखिए अब संविधान बनाने वाले तो चले गए, तो अब संविधान में लिखी हुई कोई बात अगर मान लीजिए किसी संस्था को नहीं समझ में आ रही है, सरकार को नहीं समझ में आ रही है, तो उसको इंटरप्रिटेशन करने वाली जो संस्था है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। इनके जज ये बताएंगे देखिए साहब ये संविधान में जो ये बात लिखी हुई है ना, ये बात को आप लोग गलत ढंग से ले रहे हो, यहाँ पे इस बात का ये अर्थ है और इसकी जो मूल भावना है इस बात की वो ये है। तो इस हिसाब से सरकार काम करे और संविधान में ये लिखा हो, बताने का, एक्सप्लेन करने का काम उनका है। न्यायिक समीक्षा विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका की कोई कार्रवाई संविधान के खिलाफ है तो केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसे कानून या कार्रवाई को अमान्य घोषित कर सकते हैं। देखिए अब विधायिका ने कोई भी ऐसा कानून बनाया हो जो संविधान के खिलाफ हो, जो देश के खिलाफ हो, संविधान के खिलाफ हो, तो उसको अवैध घोषित करने का काम न्यायपालिका कर सकती है। और जो ये काम करती है इसको क्या कहा जाता है? न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। समीक्षा का मतलब क्या होता है? एनालिसिस करना। ठीक है, हम देख रहे हैं कि ये कानून बना है वो सही बना है या गलत बना है, संविधान के खिलाफ है या पक्ष है, पक्ष में है तो ठीक है, पर खिलाफ है तो उसको अवैध घोषित कर दिया जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी फैसला दिया है कि संसद संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को बदल नहीं सकती। मूलभूत सिद्धांतों का मतलब है जो संविधान का आधार है, जो बेसिक है संविधान का, उसको नहीं बदल सकती। ठीक है, उसको नहीं बदल सकते, उसको बिल्कुल भी आप चेंज नहीं कर सकते, उसको छेड़ ही नहीं सकते। और ये मूलभूत सिद्धांत कौन कौन से होंगे, कौन सी बात संविधान की मूलभूत है, ये कौन तय करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये हम तय करेंगे। जब भी हमारे सामने कोई केस आएगा तो हम उसमें बता देंगे कि सब अब आज से ये भी मूलभूत बात है, इसको भी ध्यान रखिएगा, इस चीज में भी संविधान बदलाव नहीं कर सकती। ओके, ये बहुत बड़ा टॉपिक है जो आप आगे की क्लास में जाकर के पढ़ोगे, और बाकी मैंने लेक्चर्स में भी इसको डिस्कस करा है। ये मैंने आपको लॉ की किताबें दिखाई है। भारतीय न्यायपालिका के अधिकार और स्वतंत्रता से मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में काम करने की क्षमता प्रदान करती है। तो जो भारतीय न्यायपालिका के पास जो अधिकार है वो मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए उसको बहुत ज्यादा ताकतवर बनाते हैं। अब ये मौलिक अधिकार क्या है ये आप आने वाले चैप्टर में जानोगे। ठीक है, जो लोकतांत्रिक अधिकार है उसमें जानोगे। सरकार की कार्रवाई से जनहित को ठेस पहुंचने की स्थिति में कोई भी अदालत जा सकता है, इसे जनहित याचिका कहते हैं। ठीक है, और एक जनहित याचिका या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है जो भी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें कोई भी व्यक्ति ठीक है किसी बड़े वर्ग के आधार पर एक अपील कर सकता है कोर्ट से और कह सकता है कि इन लोगों को न्याय दिया जाए, वो जनहित याचिका। इस जनहित याचिका और मौलिक अधिकारों के बारे में हम लोकतांत्रिक अधिकार वाले चैप्टर में बड़े ही अच्छे से, बड़े विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। परंतु आज के लिए अपना इतना ही, और आज का ये वन शॉट आप लोगों को कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, और कोई चीज़ नहीं समझ में आई वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, और क्या आग लगा दी आज के वन शॉट में ये भी बताइएगा। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।